So please come to now next very important standard Ind AS 116 जिसका नाम है लीजेस, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज मैराथन रिवीजन में बहुत ही कम समय में इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। यू विल फॉलो मी, फोकस करेंगे। और ये जो हमारी बुक है कॉम्पैक्ट बुक, इसी से ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है। FR कॉम्पैक्ट बुक में सब चैप्टर का समरी बना हुआ है। सो पहले मैं क्या करूँगा, इंड AS 116 का स्कोप देख लेते हैं। MCQ के लिए अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इंड AS 116 इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग या नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी होगी। एक तो है लीजेस टू एक्सप्लोर फॉर यूज मिनरल ऑयल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस एंड सिमिलर नॉन रीजनरेटिव रिसोर्सेज कवर्ड बाय 106। तो यूजुअली आप पाएंगे कि जितने ये नेचुरल रिसोर्सेज वाले एरियाज हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अदर स्टैंडर्ड बिकॉज थोड़े वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लीजेस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 41 एग्रीकल्चर हेल्ड बाय द लेसी, तो दैट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड। लेकिन biological assets that are bearer plant are within the scope of Ind AS 16 rather than Ind AS 41 and consequently are within the scope of Ind AS 116. So bearer plant will be under the scope of Ind AS 116. Other biological assets will not be in the scope of the standard. Then service concession arrangement यानी जो टोल रोड्स होते हैं ना, उसके लिए इंड AS 115 में एक अपेंडिक्स दिया हुआ है, तो वहाँ पर वो कवर हो जाएगा। लाइसेंसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्रांटेड बाय अ लेसर विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 115, तो ये 115 में कवर होगा। लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स हेल्ड बाय अ लेसी अंडर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 38। तो जो इंड AS 38 हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि ये सब आइटम इंड AS 38 में कवर्ड है, पेटेंट, कॉपीराइट, वीडियो रिकॉर्डिंग। सो फिलहाल वो इंड AS 38 में कवर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है। फ्यूचर में शायद वो इंड AS 116 में आ सकते हैं। अब आपके मन में कुछ छोटी मोटी जो क्वेश्चन आते हैं उसकी एक मैंने इंपॉर्टेंट नोट बना दी है। आप पूछेंगे कि ये लॉन्ग टर्म लीजेज ऑफ लैंड, कुछ लैंड आपने देखा होगा 99 ईयर के लीज पे है, तो क्या वो इसी स्टैंडर्ड के अंदर अकाउंटिंग की जाएगी? यस। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, लीजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लीजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी अकाउंटेड अंडर इंड AS 116। उसके बाद क्या हम सब लीज को भी कवर करेंगे स्टैंडर्ड में? यस। जैसे लेसी भी अगर आगे किसी को लीज कर देता है तो उसको मैं कहता हूं सब लीज। सो लीजेस ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट इन अ सब लीज आर विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 116। तो हम थोड़ी देर के बाद आपको इसकी अकाउंटिंग भी बताएंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सक्लूजन्स। क्या लीजेस ऑफ इन्वेंट्री भी कवर्ड है? इसके बारे में इंड AS 116 ने कुछ नहीं कहा। Ind AS 116 does not specifically exclude leases of inventory from its scope. तो शांत है, क्या करना हमें नहीं पता। तो let us start with the definition of lease. पहला जो डिस्कशन था स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, वो आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, MCQ के लिए काम आएगा। दूसरा जो है, अब लीज की अकाउंटिंग समझेंगे, उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगेन ये जो डिस्कशन है ये थ्योरी और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ लीज? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यानी एक एग्रीमेंट होना चाहिए किनके बीच में? लेसी एंड लेसोर के बीच में। विच कन्वेज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? विच कन्वेज द राइट ऑफ यूज। एसेट हम नहीं बेच रहे हैं, हम सिर्फ एसेट का राइट ऑफ यूज दे रहे हैं, राइट ऑफ यूज फॉर अंडरलाइंग एसेट। और एक अंडरलाइंग एसेट होना चाहिए
अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है तो राइट ऑफ यूज किसका देंगे फिर? तो राइट ऑफ यूज ट्रांसफर करना है फॉर एन अंडरलाइंग एसेट अगेंस्ट कंसीडरेशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब टाइम कितना भी हो सकता है, 99 ईयर्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो लेसी होता है इज नॉट गेटिंग ओनरशिप ऑफ द एसेट बट इज गेटिंग द फुल बेनिफिट फ्रॉम द एसेट। तो इस डेफिनेशन में क्या है जरा देखते हैं, डेफिनेशन को जरा और डिटेल में समझते हैं। एक एसेट होना चाहिए एंड दैट एसेट हैज टू बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, यानी कौन सा एसेट लीज पे दे रहे हैं, एसेट मस्ट बी आइडेंटिफाइड। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल डिस्कशन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाइड एसेट। सेकेंड थिंग, दैट लीज मस्ट कन्वे द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट। एसेट बेच नहीं रहे हैं बट वी आर ट्रांसफरिंग द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द एसेट। लेसी जब चाहे जैसे चाहे एसेट यूज कर सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, सब्जेक्ट टू सर्टेन बेसिक रेस्ट्रिक्शन। मान लो कार लीज पे दी है तो आप उसको एक एरिया में ही ड्राइव कर सकते हैं, एक सर्टेन स्पीड से ही मैक्सिमम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। एक मशीन दी है तो उसको एक गिवन आवर्स में आप यूज करेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो विद इन द लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन द एसेट कैन बी यूज्ड बाय द लेसी द वे ही वांट्स ऑफ दैट आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मंथ्स भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है और डिकेड्स भी हो सकते हैं। हु इज अ लेसी? द लेसी इज अ पर्सन हु ऑब्टेन्स द राइट टू यूज द एसेट। इसके पास क्या है? राइट टू यूज द एसेट। ही इज नॉट द ओनर ऑफ द एसेट। एंड हु इज अ लेसर? लेसर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द राइट टू यूज द एसेट। अब चलते हैं धीरे धीरे अपने अकाउंटिंग की ओर। तो हमें जब प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है तो हमें एक लीज टर्म आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, बिकॉज जो अकाउंटिंग होगी वो लीज टर्म के ऊपर होगी। सो व्हाट इज अ लीज टर्म? लीज टर्म में हम क्या इंक्लूड करते हैं? वन इज नॉन कैंसलेबल लीज पीरियड। एक मिनिमम नॉन कैंसलेबल लीज पीरियड होता है, इस पीरियड में लीज को कैंसिल नहीं कर सकते, ओनली कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट हो जाए तो वो कैंसिल होता है। जैसे मान लो अर्थक्वेक ही आ गया और वो प्रॉपर्टी अर्थक्वेक में नष्ट हो गई तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, बट अदरवाइज यूजुअली इतने पीरियड तक वो लॉक इन रहेगा, तो दैट इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड। तो ये आपके क्वेश्चन में तो रहेगा ही। लीज एग्रीमेंट पढ़ो और देखो क्या उसमें रिन्यूअल का ऑप्शन है। अगर रिन्यूअल का ऑप्शन है और आपको रीजनेबली सर्टेन लगता है, यू आर रीजनेबली सर्टेन दैट द लेसी इज गोइंग टू रिन्यू, अगर रिन्यूअल का ऑप्शन है और आप रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी इज गोइंग टू रिन्यू, तो उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर आपको बिगिनिंग में ऐसा नहीं लगता है, पता नहीं रिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, उस समय नहीं लेना है, फिर बाद में जब रिन्यू करेंगे तो उसकी फिर अलग से अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपको अभी लग रहा है कि रिन्यूअल का ऑप्शन है और वो ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो कंसीडर करेंगे। और उसी तरह मान लो एक ऑप्शनली टर्मिनेबल पीरियड है। ऑप्शनली टर्मिनेबल पीरियड का मतलब कि इतने समय के बाद आप लीज कैंसिल या टर्मिनेट कर सकते हैं। इन विच केस इन लीज विच लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू ऑप्ट, लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट। तो टर्मिनेशन का ऑप्शन है तो यहां पे देखना है कि वी आर नॉट गोइंग टू टर्मिनेट, और रिन्यूअल का ऑप्शन है तो यहां पर हमें देखना वी आर रीजनेबली सर्टेन दैट वी आर गोइंग टू रिन्यू। सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू ऑल्सो टेक द ऑप्शनली टर्मिनल पीरियड इफ द लेसी इज सर्टेन दैट इट इज नॉट गोइंग टू टर्मिनेट द लीज टर्म। सो इसका टोटल मिल गया और ये बन गया हमारा लीज टर्म। तो लीज टर्म के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट। इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट का मतलब है दीज आर एज गुड एज फिक्स्ड पेमेंट ओनली। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने जगह रेंट पे दी
और आपने कहा कि मैं आपसे 2% ऑफ रेवेन्यू लूंगा, आपकी जगह से जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 2% मैं लूंगा, सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 लाख। तो इसमें इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट कितना है? 1 लाख। तो इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट यानी कि एक इतना मिनिमम अमाउंट, इतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको भी हम लीज पेमेंट में कंसीडर करेंगे। इन सब्सटेंस लीज पेमेंट में हम मिनिमम लीज, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट को हम लीज पेमेंट में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ ऐसे होता 2% ऑफ रेवेन्यू, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट रेंट। इसको हम बोलेंगे कॉन्टिंजेंट रेंट। कॉन्टिंजेंट रेंट मतलब रेवेन्यू होगा तो 2% रेंट मिलेगा। इसको हम लीज पेमेंट में कंसीडर नहीं करते हैं। इसको जब भी आपको ये अमाउंट मिलेगा या आप पे करेंगे तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। इसका आगे कोई स्पेशल अकाउंटिंग नहीं होता है वेरिएबल रेंट का। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट रेंट या वेरिएबल रेंट, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी अंडरलाइन इफ द अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज। तो इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट को हम कंसीडर करेंगे, बट यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट एट द commencement or beginning of the lease. What about variable lease payment? Variable lease payment vary due to market changes. Okay, अगर मान लो इंडेक्स की वजह से लीज पेमेंट बदल रहा है, आपका लीज पेमेंट मान लो इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ लीज लिंक्ड है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप लीज रेंटल भी ज़्यादा चार्ज करोगे, that will be covered in right of use asset and lease liability because these are not contingent to time or usage. लेकिन अगर आपको मान लो ऐसा दिया हुआ है कि 2 rupees लीज रेंटल पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड बिकॉज ये पूरा का पूरा क्या है? कॉन्टिंजेंट है। दिस इज फुल कंटिंजेंट ऑन द यूसेज। यूज नहीं होगा तो लीज जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन के साथ लिंक्ड है या किसी और इंडेक्स के साथ लिंक्ड है, देन इट विल बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट। फिक्स्ड पेमेंट विल इंक्लूड, फिक्स्ड पेमेंट में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे? कन्वर्जन चार्जेस। सर कन्वर्जन चार्जेस क्या होता है? कन्वर्जन चार्जेस मीन्स चार्जेस पेड टू लोकल अथॉरिटी फॉर कन्वर्टिंग रेसिडेंशियल एरिया इनटू कमर्शियल एरिया। सो फिक्स्ड पेमेंट में ये भी इंक्लूड हो सकता है। उसके अलावा जो आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन फिक्स्ड पेमेंट। तो अगर मान लो ये सब भी आप पे कर रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स, कन्वर्जन चार्जेस, दैट विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर फिक्स्ड लीज रेंटल ओनली। अब एक जो अगला कॉन्सेप्ट है वो रेसिडुअल वैल्यू गारंटी का है। लेसी एसेट को 10 साल यूज करेगा, उसके बाद वापस करेगा, किसको नुकसान होगा? 10 साल के यूज होने के बाद लेसर को नुकसान होगा। तब तक उसकी फेयर वैल्यू जो है वो गिर सकती है, कम हो सकती है। तो उस केस में क्या है? लेसी विल गिव अ गारंटी ऑफ द रेसिडुअल वैल्यू कि इतना, अगर आपका फेयर वैल्यू आपको नहीं मिलता है तो इतने अमाउंट की गारंटी मैं देता हूं। आई इंश्योर दैट यू विल गेट सो मच ऑफ रेसिडुअल वैल्यू, न तो क्या होगा? उसको नुकसान हो सकता है। सो रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म, guaranteed residual value of the asset at the end of the lease term best estimate of such scrap value. RVG is a penalty for low fair value at the end. क्या हम इसको भी लीज पेमेंट में कंसीडर करेंगे? यस। तो इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट आएगा, फिक्स्ड पेमेंट आएगा, वेरिएबल पेमेंट लिंक्ड टू इंडेक्स आएगा, और अगर लेसी ने कोई रेसिडुअल वैल्यू की गारंटी दी है तो वो अमाउंट भी हम कंसीडर करेंगे। नाउ आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, ये स्टैंडर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको डिस्काउंटिंग और कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा? बोला हम कुछ रिलैक्सेशन देंगे
ताकि हर जगह आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल 2 रिलैक्सेशन आपको दिए हुए हैं एप्लीकेबिलिटी से, लीज हैं लेकिन शॉर्ट टर्म लीज है। शॉर्ट टर्म लीज का मतलब जो लीज टर्म है ऑन द कमेंसमेंट डेट इट इज लेस देन और अप टू 12 मंथ्स। तो स्टैंडर्ड कहता है कि 1 साल के लिए क्यों झंझट करना, 1 साल के लिए इतना डिस्काउंटिंग, डेप्रीशिएशन और ये और वो कुछ जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको डिटेल्ड इंड AS 116 लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी रेंट मिलेगा या पे करोगे उसको इनकम और एक्सपेंस में दिखाओ और ख़त्म करो। हालांकि इसमें एक कंडीशन क्या है, सच लीजेस शुड नॉट हैव परचेज ऑप्शन, कि 1 साल यूज़ करो उसके बाद परचेज कर लेना, वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ध्यान में रखना है कि ये जो शॉर्ट टर्म लीज का एग्जाम्पशन है ये आपको चॉइस है। आप चाहो तो डिटेल अकाउंटिंग कर सकते हो और चाहो तो आप ये एग्जाम्पशन ले लो, उस केस में आपको डिटेल्ड अकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, जस्ट टू कीप द लाइफ सिंपल फॉर कंपनीज, उन्होंने कहा कि लो वैल्यू एसेट पे आपको डिटेल्ड अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। अभी तुमने 1000 रुपए का कोई आइटम लिया, अब उसके तुम बैठ के प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग और डेप्रीशिएशन और रेसिडुअल वैल्यू ये सब कर रहे हो, इससे क्या आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई मटेरियल इम्पैक्ट आएगा? नहीं। तो उन्होंने कहा कि लो वैल्यू एसेट के लिए भी हम आपको एग्जम्पशन देते हैं, आपको डिटेल में ये अकाउंटिंग नहीं करनी है। सर लो वैल्यू आइटम क्या होता है? हमारे इंड AS ने लो वैल्यू आइटम को डिफाइन नहीं किया है, सब्जेक्टिव है। IFRS ने उनके बेसिस ऑफ कंक्लूजन में कहा है कि अगर कोई आइटम $5000 से कम है, $5000 यानी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो करीब 4.5 लाख रुपए के करीब, 4.25 लाख के करीब है। बट हमें वो IFRS को नहीं मानना है, जस्ट इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, कि इटको IFRS में $5000 के नीचे का अगर कोई एसेट है तो उसको हम बोलेंगे लो वैल्यू एसेट, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल में कहा है कि लैपटॉप, फोन, ऑफिस फर्नीचर आर यूजुअली कंसीडर्ड एज लो वैल्यू आइटम। ये आपके यूजुअली हम इन सबको छोटी छोटी चीज़ों का जो लीजेस होता है उसको लो वैल्यू आइटम ट्रीट करो, और उसको लो वैल्यू आइटम ट्रीट करेंगे तो आपको डिटेल्ड स्टैंडर्ड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में 5000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पर आपको आपका खुद का जजमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंपनी 50,000 की अपनी लिमिट लगा सकती है, कोई कंपनी चाहे तो लाख रुपए की, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। आप अपना लो वैल्यू एसेट की एक पॉलिसी बनाओ कि इसके नीचे का रहा तो हम उसके लिए डिटेल्ड अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसी कंपनी क्या करेगी जो शॉर्ट टर्म लीज का एग्जम्पशन लेती है या जो लो वैल्यू एसेट का एग्जम्पशन लेती है, उनका जीवन सरल है। दे विल ट्रांसफर लीज पेमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको राउ एसेट यानी राइट ऑफ यूज एसेट, उनको लीज लायबिलिटी, ये सबके झंझट में पड़ना ही नहीं। अबव एग्जम्पशन इज ऑप्शनल। श्रद्धा अगर है तो ऑप्शन लो, और अगर आपको मान लो सिर फोड़ना ही है, ROU एसेट बनाना ही है, लीज लायबिलिटी बनानी है, डिस्काउंटिंग करनी है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो हमारा जो डेफिनेशन है लीज का, उसमें कहा है कि देयर शुड बी एन आइडेंटिफाइड एसेट, ओके। सो अब उसके बारे में थोड़ा हम थियोरेटिकल डिस्कशन करेंगे जल्दी से, इसके एग्जाम में आने के चांस थोड़े कम रहते हैं। इस चैप्टर से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है लीज अकाउंटिंग का, लेसी की बुक में आ सकता है, लेसोर की बुक में आ सकता है, सब लीज का क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का आ सकता है, और सेल एंड लीज बैक का आ सकता है। ये 5-6 क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। फिर भी हमारा काम है ये समझना कि क्या ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये आइडेंटिफाइड एसेट है, एटसेट्रा। सो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें हमें देखना है कि इज इट एन आइडेंटिफाइड एसेट। आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एक मार्क होना चाहिए, एक
आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं समझ सकूं कि यही एसेट लीज पे दिया गया है। जैसे ये बिल्डिंग में मान लो ये ऑफिसेज है, आपको दिख रही है, हर एक ऑफिस का एक नंबर है, ये ऑफिस नंबर ही जहां बैठे 15A है, तो ये आइडेंटिफाइड है। आप पूरी बिल्डिंग में किसी को बोलोगे 15A पे पहुंचा दो तो तुम यहां पहुंचा देगा, इज इट राइट? तो ये आइडेंटिफाइड है। कुछ तो कुछ आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि नंबर ही मार्क किया हो, बट देयर मे बी सम वे टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एसेट विदाउट सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट विद द लेसर। यानी लेसर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होने चाहिए, मतलब वो जब मर्जी आके चेंज नहीं कर सकता, इज इट राइट? अब ये क्लासरूम सपोज रेंट पे है, हमने किसी से लिया है, क्या उसको चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। कैसे चेंज करेगा? ये तो फिक्स्ड है यहाँ पे। सपोज आपने कार ली है, कार वो चेंज कर सकता है, लेकिन आपको देखना है कि जब मर्जी तब चेंज कर सकता है क्या? अगर आंसर है नहीं, देन ही डज नॉट हैव सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। सपोज आजकल कंपनी जो होती है अपने एम्प्लॉयज के लिए कार का प्रबंध करती है, कार घर से एम्प्लॉय को लेकर जाती है वर्क प्लेस तक, फिर वापस वर्क प्लेस से घर छोड़ देती। रोज आप देखोगे सेम कार नहीं आती है, उन्होंने एक कार कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि वो आपको रोज कार भेजेगी। कौन सी कार भेजेगी उसकी मर्जी, कभी काली भी आ सकती है, कभी सफेद भी आ सकती है, कभी मारुति भी आ सकती है, कभी दूसरी भी आ सकती है। जब तक हम आपको कार सुबह सुबह प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टेंशन नहीं है। वहां पर हम बोलेंगे उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, एंड देन इट इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट इट इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कंपनी का मालिक एमडी, कंपनी का एमडी बोलता है मुझे एक BMW ब्लैक कलर की चाहिए, और जो कार मेरे लिए भेजोगे वो और कोई यूज नहीं करेगा, मैं इसको 5 साल यूज करूंगा। सो देन इट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है, क्योंकि बदल नहीं सकते हैं उसको। सो देयर मस्ट बी एन आइडेंटिफाइड एसेट which are provided in the underlying contract. These are used by the lessee. इसकी कोई ना कोई पहचान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई सीरियल नंबर हो सकता है, या कोई और तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस कैन बी इम्प्लिसिट एसेट ऑल्सो। इम्प्लिसिट मतलब सपोज लेसर के पास एक ही एसेट है, तो अब वही एसेट वो आपको देगा, भले उसने आइडेंटिफाई नहीं किया हो, बट इफ यू हैव ओनली वन एसेट देन दैट ओनली कैन बी गिवन। या फिर उसने लेसी के हिसाब से सपोज कस्टमाइज करवाया है, लेसी के हिसाब से उसने एसेट को कस्टमाइज करवा दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो इम्प्लिसिट एसेट हो गया कि अब ये एसेट यही लेसी यूज करने वाला है। इफ द सप्लायर हैज अ सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज, कभी भी अगर वो बदल सकता है, देन देयर इज नो आइडेंटिफाइड एसेट। जैसे मैंने वो कार वाला एक एग्जांपल दिया कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लाने ले जाने के लिए एक कार कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि रोज मेरे एम्प्लॉयज को आप घर से ऑफिस छोड़ना, ऑफिस से घर, चाहे कोई भी कार आप यूज करो, कोई भी कलर की यूज करो, कोई भी मॉडल यूज करो, तो उस केस में उसके पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज है, then it will not be a lease contract because then there is no identified asset. Okay, this is because the supplier and not the customer controls the use of the asset in such circumstance. क्योंकि अगर identified asset नहीं है, then the customer or the lessee is not able to direct the control of the use of the asset. Now एक और नोट है, उतना important नहीं है, for data transfer through optical fiber cable. ऑप्टिकल फाइबर केबल से डेटा ट्रांसफर होते हैं, वो भी आप लीज पे लेते हो। लीज हैज आइडेंटिफाइड एसेट इफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज यूज ऑफ अ सब्सटेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फाइबर। तो ऑप्टिक फाइबर केबल में अगर आपने उसकी सब्सटेंशियल कैपेसिटी को ले लिया है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ आइडेंटिफाइड एसेट। What do you mean by substantive substitution right? Substantive substitution right का मतलब है lessor has the practical ability to substitute the asset throughout the period of the lease. जब मर्जी चाहे वो एसेट को चेंज कर सकता है। ओके,
और वो क्यों ऐसा चेंज करेगा? बिकॉज इट इज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फॉर हिम। जो पास में दिखेगा ड्राइवर वो उसको भेज देगा आपके घर में, ठीक है। जैसे आप कभी कैब बुक करवाते हो तो कैब कंपनी क्या देखती है कि इसके घर के पास कौन सा ड्राइवर घूम रहा है, जैसे ओला उबर में आजकल होता है ना। उसी तरह बहुत सारी कैब कंपनीज भी वही करती है कि आप जहां रहते हो उसके आसपास का किसी ड्राइवर को भेज देगा आपके घर पे आपको पिक करने के लिए, ताकि उनका कॉस्ट कम हो जाए। सो इन दैट केस ही हैज अ सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। इन दैट केस इट इज नॉट अ लीज। फिर ये लीज नहीं है, बिकॉज कंट्रोल किसके हाथ में है? लेसर के हाथ में है, सप्लायर के हाथ में है। अगर सप्लायर के हाथ में एसेट को कंट्रोल करने का पावर है तो ये लीज नहीं हो सकता। कस्टमर के हाथ में एसेट को कब, कैसे, कहां यूज करना है, कितना यूज करना है, वो पावर होना चाहिए। देन लेसर विल नॉट हैव सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट इफ रिप्लेसमेंट इज फॉर रिपेयर और पुअर परफॉर्मेंस। कभी कभार आप एसेट को रिप्लेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल कार खराब हो गई, आपने एमडी के लिए एक ब्लैक BMW कार दी थी, बीच में 2 साल के बाद वो कार खराब हो गई तो उसने कहा कोई बात नहीं सर, मैं आपको एक दूसरी कार दे देता हूं। देन इट इज अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, ओके। या कभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है एसेट की जैसी चाहिए तो फिर वो दूसरा एसेट दे सकता है। देन वी विल से ही डज नॉट हैव सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। सिमिलरली इफ लेसर कैन रिप्लेस द एसेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नॉट सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। जैसे मैंने बहुत बार बड़ी कंपनीज में देखा है, वो कोई एसेट को लेते हैं लीज पे, जैसे कार को लिया, लेकिन एमडी कहता है कि मुझे हर 3 साल बाद ये कार बदल कर चाहिए, हर 3 साल बाद मुझे दूसरी कार चाहिए। देन वी विल से लेसर डज नॉट हैव सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट, बिकॉज वो एक पीरियड के बाद वो उसको रिप्लेस कर रहा है, कभी भी रिप्लेस कर सकता है। देन सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट होगा, फिर वो लीज नहीं कहलाएगा। दूसरा हमें चेक करना है, ठीक है, हमने एसेट आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं है। नाउ विल चेक वेदर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, राइट टू कंट्रोल यूज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट टू द कस्टमर। अगर कंट्रोल कस्टमर को आपने दिया है कि कैसे एसेट यूज कर सकते हैं तो फिर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर सप्लायर डिसाइड करेगा कंट्रोल तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। कस्टमर शुड बी एबल टू सब्सटेंशियली ऑब्टेन ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द आइडेंटिफाइड एसेट, यानी कस्टमर को बेनिफिट मिलना चाहिए फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट, होल्डिंग ऑफ द एसेट, सब लीजिंग और गेटिंग आउटपुट। एंड कस्टमर शुड हैव द राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ द एसेट। एक बार आपने कस्टमर को बेसिकली एसेट दे दिया ना, फिर वो जाने, उसका काम जाने, उसको कैसे यूज करना है, उसका बेनिफिट जो है उसको मिलेगा, जो घाटा हुआ उसको होगा। कस्टमर विल डिसाइड कि मैं कब और किस पर्पस से एसेट यूज करूंगा। समटाइम हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्रीडिटरमाइंड, इन विच केस द सप्लायर शुड नॉट बी एबल टू चेंज इट। अभी सपोज ये क्लासरूम मैंने रेंट पे लिए है, तो मैंने और लेसर ने डिसाइड किया कि ये क्लासरूम जो है सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज होगी, यहाँ पे पार्टी नहीं होगी, वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी शुड नॉट बी एबल टू चेंज इट। समटाइम कस्टमर डिजाइन्स एसेट्स एंड डिसाइड्स ऑन इट्स डिजाइनिंग। ये होता है जब कोई एसेट को सप्लायर कस्टमर को देना चाहता है, लेकिन कस्टमर बोलता है मुझे इसमें अपने हिसाब से कुछ डिजाइन चाहिए, कुछ अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन चाहिए। दीज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ राइट टू डायरेक्ट। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, राइट टू डायरेक्ट यूज ऑफ एसेट। फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रोड्यूस करना है वो कस्टमर डिसाइड करेगा, कब प्रोड्यूस करना है कस्टमर डिसाइड करेगा, कहाँ प्रोड्यूस करना है कस्टमर डिसाइड करेगा, और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, ये कस्टमर डिसाइड करेगा। तो हम बोलेंगे ही हैज अ राइट टू डायरेक्ट यूज ऑफ एसेट सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन, बेसिक रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रक दिया है हमने, लेसर ने ट्रक दिया आपको, तो उसमें एक रेस्ट्रिक्शन हो सकती है
क्या, किस ज्योग्राफिकल रीजन में आप उस ट्रक को ले जा सकते हो। आप ट्रक को सीधे कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं ले जा सकते जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हें लीज पे दिया है। हम बोल देंगे नहीं भाई, ये महाराष्ट्र गुजरात में ही आपको चलाना है। हम बोल सकते हैं कि इसमें आप एक्सप्लोसिव नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। कुछ मशीन में आप ये बोल सकते हो कि इस मशीन को आप रोज 10 घंटे से ऊपर नहीं चला सकते, ना तो मशीन खराब हो सकती है, एटसेट्रा। जैसे हमने क्लासरूम रेंट पे लिया, तो यहाँ पे रात को आप 9 बजे के बाद क्लास नहीं ले सकते, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जगह बंद हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो रिस्क है स्टूडेंट की लाइफ को। तो ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आपके पास राइट टू डायरेक्ट यूज होना चाहिए। ओके, सो यूज ऑफ एन एसेट कैन बी विद इन द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में उसका स्कोप डिफाइन किया जा सकता है, एज लॉन्ग एज आप विद इन स्कोप काम कर रहे हो, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। लेसर में है प्रोटेक्टिव राइट ऑन द यूज ऑफ एसेट। ऑफ कोर्स लेसर क्या करता है, वो भी अपना एसेट का प्रोटेक्शन चाहता है, तो ही मे पुट सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाइक एसेट कैन नॉट बी ओवर यूज्ड, नंबर ऑफ आवर्स की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और अगर मान लो कोई कार है तो आप उसका एरिया की लिमिटेशन लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रक या शिप बस दिया तो आप बोल सकते हैं इसमें आप एक्सप्लोजिव बॉम्ब मटेरियल इस टाइप के आइटम को आप कैरी नहीं कर सकते। तो ये सब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर ओके। अब मैं चलता हूं अकाउंटिंग की ओर। डिस्कशन काफ़ी हुआ, स्टूडेंट को अब ध्यान में रखना है अकाउंटिंग कैसे करेंगे। कभी कभी लीज के साथ साथ नॉन लीज कॉन्ट्रैक्ट भी जुड़ा होता है। जैसे तुमने एसेट लिया तो उसके साथ सप्लायर आपको मेंटेनेंस भी देगा, क्योंकि उसको ही पता है कि इस एसेट को मेंटेन कैसे करना होता है। तो बेसिकली दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है और एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। आप 1 लाख रुपए उसको दोगे, उसमें आप एसेट को यूज भी कर रहे हो और आपको मेंटेनेंस सर्विसेज भी मिल रही है। इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, अलग अलग करेंगे, एक साथ करेंगे। अलग अलग करने का मतलब इस 1 लाख को 2 पार्ट में डिवाइड करने होंगे। जो लीज का कंपोनेंट है उसको लीज की तरह अकाउंटिंग करेंगे, और जो मेंटेनेंस का कंपोनेंट है उसको मेंटेनेंस एक्सपेंस की तरह अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ने आपको 2 चॉइसेस दी हैं, 2 चॉइसेस। पहला चॉइस क्या है कि सेपरेट मत करो, भूल जाओ, 1 लाख रुपए को लीज पेमेंट ही ट्रीट करो। तो पहला ऑप्शन है आइदर इग्नोर एंड सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज अप्लाइड, नो नीड टू सेपरेट, नो नीड टू सेपरेट। और दूसरा ऑप्शन है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में देखो व्हाट इज लीज कंपोनेंट, व्हाट इज नॉन लीज कंपोनेंट, और यू कैन सेपरेट लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट। जो लीज का कंपोनेंट होगा उस पर इंड AS 116 अप्लाई करेंगे, और जो नॉन लीज का कंपोनेंट होगा उस पर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। एलोकेशन कैसे होगा, आपने 1 लाख रुपए 2 चीजों के लिए दिए हैं, लीज के लिए भी दिया है, मेंटेनेंस के लिए भी दिया है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि हम अगर इसका स्टैंड अलोन प्राइस पहले निकालेंगे। स्टैंड अलोन मतलब अगर हमने सिर्फ लीज पे एसेट लिया होता तो कितना देना पड़ता, सिर्फ मेंटेनेंस सर्विस लेते हैं तो कितना देना पड़ता, उस रेशियो में उस कंपोजिट सम यानी 1 लाख रुपए को आप एलोकेट करेंगे। और एक बार आपने एलोकेट कर दिया, उसके बाद लीज वाले कंपोनेंट पे इंड AS 116 अप्लाई करना है और इस पे वहां पर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे। तो आपके स्टडी मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हैं जो आप करेंगे आज। व्हाट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट? दीज आर नॉट ट्रीटेड एज कंपोनेंट। ये कंपोनेंट नहीं, इसमें कोई सर्विस नहीं है, सो देयरफॉर दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर टोटल लीज पेमेंट। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग फॉर लीजेस इन द बुक्स ऑफ लेसी, recognition and measurement for leases on which exemption is not availed। तो आज आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार लॉजिक समझ में आ गई तो आप फटाफट क्वेश्चन देख सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो अब हम किसकी बुक्स में आ गए हैं, लेसी की बुक्स में। दूसरी बात, लेसी शॉर्ट टर्म लीज या
लो वैल्यू आइटम का एग्जाम्पशन अवेल नहीं करना चाहता है, वो नॉर्मल अकाउंटिंग करना चाहता है एज पर इंड एस 116। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द लीज, जिस दिन उसको राइट ऑफ यूज मिला, जिस दिन उसको एसेट को यूज करने का राइट मिला, उस दिन हमें दो बेसिक कैलकुलेशन करने होंगे। एक तो लीज लायबिलिटी निकालनी होगी और राउ एसेट, ROU एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट निकालना होगा। एक बार आपने ये फिगर सही निकाल लिया ना, तो बेसिक अकाउंटिंग तो आपका सही चला जाएगा, फिर उसमें गलती नहीं होगी। इज इट राइट? तो लीज लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट। फ्यूचर लीज पेमेंट में क्या क्या आएगा मैंने आपको बताया, फिक्स पेमेंट आएगा, वेरिएबल पेमेंट लिंक्ड टू इंडेक्स, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट भी आएगा, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट याद है क्या, एंड रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी। तो ये सब फिगर आपको देखना कौन सा अमाउंट कब कब पे करना है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। लीज लायबिलिटी आपको कमेंसमेंट डेट के दिन निकालना है, दैट इज व्हेन एसेट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फॉर यूज। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट क्या होगा, पहली चॉइस होगी इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लेसर, मतलब IRR ऑफ द लेसर। जाकर लेसर को पूछो कि सर आप कितना मुझे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, व्हाट इज योर रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस डील। लेकिन लेसर आपको बताएगा नहीं। लेसर ने कहा तुम मुझे 1 लाख रुपए दो हर महीने, खुश रहो। तुम जब सपोज मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल कंपनी बोलती है ये मोबाइल फोन ले लो एप्पल का, महीने का 4,500 रुपये 36 इंस्टॉलमेंट दे देना। वो तुमको ये नहीं बताती है कि उसकी उसमें कमाई कितनी है, बताया क्या आज तक? पूछ के देखना, उसको भी नहीं पता होगा। सेल्समैन को तो खैर वैसे भी कुछ नहीं पता होता है, मालिक को भी नहीं पता रहता कई बार, ठीक है। IRR निकालना पड़ता है उसके लिए। लेकिन लेसर अपना बिजनेस सीक्रेट तुम्हें नहीं बताएगा। तो क्या करना, बैंक के पास जाना है, और अगर बैंक से आप लोन लेते हैं आज, तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। अगर बैंक से आप एक नया लोन लेते हैं फॉर द सेम एसेट, बैंक को बोलेंगे कि मुझे ये एसेट खरीदना है, इतना रुपए लगेगा, आप कितना इंटरेस्ट लोगे, तो वो जो इंटरेस्ट बैंक बोलेगी दैट इज योर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, IBR, और उसे हम यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डिस्काउंटिंग। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको IBR मिलेगा, या अगर इम्प्लिसिट रेट मिला तो उसे भी आप ले सकते हो। IBR इज द रेट फॉर सिमिलर बोरिंग विथ सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। तो लीज पेमेंट में हमने क्या क्या कंसीडर करना है उसकी एक लंबी लिस्ट बनाई है। फिक्स रेट लेंगे, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट लेंगे, और अगर आपको कोई लीज इंसेंटिव मिल रहा है तो उसको माइनस करेंगे। लीज इंसेंटिव मतलब कई बार लेसर कहता है कि अगर आप हमसे एसेट लीज पे लोगे तो हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है, तुम उस कंपनी को छोड़ दो, वो बेकार है, हमारे पास आओ, हम तुम्हें 1 लाख रुपए इंसेंटिव देंगे टू टेक द एसेट ऑन लीज फ्रॉम मी। तो आपके लिए वो कैश इनफ्लो हो गया, उसको माइनस कर देंगे। अगर वो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में इंसेंटिव मिल रहा है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। टाइमिंग का ध्यान देना है, 0 पे मिला तो डिस्काउंट नहीं करना, 0 के बाद जब भी मिलेगा तो उसको भी डिस्काउंटिंग करनी है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरिएबल पेमेंट। बट वेरिएबल पेमेंट में वैसे आइटम कोई लेना है विच इज वेरिंग ड्यू टू इंडेक्स। इंडेक्स एग्जाम्पल कैन बी लाइबोर, रेपो रेट, इन्फ्लेशन इंडेक्स। मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर भी है, जहां पर लिखा हुआ है कि जब लीज लिया था उस दिन इंडेक्स 115 था, 3 साल बाद इंडेक्स 120 हो गया, तो आपको क्या करना, उसके आगे के जो भी रेंट रहेंगे उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेरी हो रहा है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ टाइम और यूसेज, इट इज वेरिंग बिकॉज ऑफ इंडेक्स। लेकिन जो कॉन्टिंजेंट रेंट होंगे उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर आपने लेसर को कोई रेसिडुअल वैल्यू गारंटी दी है कि अगर एसेट की फेयर वैल्यू घटती है तो हम आपको इतना अमाउंट देंगे, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। और अगर लेसर ने आपको कोई परचेज ऑप्शन दिया है,
लेसोर कहता है कि 5 साल के बाद आप इस एसेट को चाहो तो खरीद लो, इस भाव पे खरीद लो, और आप रीजनेबली श्योर हो कि आप खरीदोगे, देन यू विल टेक द परचेज ऑप्शन प्राइस ऑल्सो। अगर परचेज ऑप्शन प्राइस होगा तो रेसिडुअल वैल्यू गारंटी नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो खरीद ही रहे हो। लेकिन हमारी इंस्टीट्यूट क्या करती है, दोनों दे देती है कई कुछ क्वेश्चन में, तो फिर आप दोनों ले लेना। लेकिन परचेज ऑप्शन वाला अमाउंट तभी लेना जब आप रीजनेबली सर्टेन हो। हम अज्यूम करते हैं एज अ स्टूडेंट, अगर परचेज ऑप्शन प्राइस दिया है तो हम अज्यूम करेंगे इट विल बी एक्सरसाइज्ड एंड यू आर गोइंग टू परचेज इट, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। एंड प्लस अगर कोई पेनाल्टी एक्सपेक्टेड टू बी लेविड है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो बेसिकली आप गौर से देखोगे, सो दीज आर द पेमेंट्स टू बी मेड बाय द लेसी टू द लेसोर ओवर द लीज टर्म। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लीज लायबिलिटी शीट बनाते हैं सो दैट वी कैन कंप्यूट द फाइनेंस चार्जेस। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, एक ईयर का कॉलम होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, फाइनेंस चार्ज, देन लीज पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम बोलते हैं लीज लायबिलिटी शीट। तो इससे आपको हर साल का फाइनेंस कॉस्ट कितना वो पता चल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस में जो विद इन 12 मंथ्स पे करने वाले हैं आप, उसको करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे, और जो 12 मंथ्स के बाद पे करने वाले हैं उसको नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। तो ये जो टोटल हमने यहाँ पे लीज लायबिलिटी का लिया, ये राउ एसेट के कैलकुलेशन में काम आएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे हाउ टू कंप्यूट ROU एसेट। पहले लीज लायबिलिटी आपने निकाल ली, उसमें हम एक और ऐड करेंगे, एनी अपफ्रंट पेमेंट। एनी अपफ्रंट पेमेंट का मतलब है जैसे आपने लीज पे लिया, 5 साल की लीज पे लिया, लेकिन आपको पेमेंट जो है ना, लीज पेमेंट एडवांस में देना पड़ता है। तो पहला लीज पेमेंट तो आपने यहां पर ही दे दिया, ये जो पेमेंट आपने एडवांस में यहां पे किया वो लीज लायबिलिटी में नहीं आएगा, क्यों, पे कर दिया है। लीज लायबिलिटी में अगले 4 पेमेंट आएंगे, तो इसका तो प्रेजेंट वैल्यू जो आप निकालेंगे वो यहां पर आ जाएगा, लेकिन ये जो आपने एडवांस में पे किया आज, इसको भी ऐड कर देंगे, दैट इज कॉल्ड अपफ्रंट पेमेंट। यहां पर मैंने लिखा लेस लीज इंसेंटिव। अगर आपने ऑलरेडी यहां पे लीज इंसेंटिव माइनस कर दिया है ना, तो फिर दोबारा यहां पे मत करना, एक ही चीज को 2 बार नहीं लेंगे। अगर ऑलरेडी लीज लायबिलिटी में कंसिडर कर लिए तो फिर यहां नहीं लेना, तो आप चाहिए तो इसको काट दो यहां पे। देन यू विल ऐड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, IDC। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब लीज लेने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, ब्रोकरेज देना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, तो ये सब को हम बोलेंगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट टू सिक्योर द लीज, टू गेट द लीज। एंड देन कुछ एसेट में आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगा, और आपको लेसर ऐसा भी बोल सकता है कि अभी तो मैं तुम्हें एसेट दे रहा हूं, लेकिन 10 साल के बाद यू हैव टू डिसमेंटल, रिमूव, डीकमीशन, पूरा तामझाम तुम्हें हटाना होगा। मैंने तो तुम्हें जगह दे दी, तुमने इसमें अपने बहुत सारे इक्विपमेंट ये सब लाके लगा दिए, तोड़ फोड़ करके सब कर दिया अपने हिसाब से, लेकिन तुम्हें उसको रिमूव करके देना होगा। तो हम उस केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी भी ऐड करेंगे, एंड दैट विल गिव मी कॉस्ट ऑफ ROU एसेट। तो ROU एसेट और लीज लायबिलिटी का अमाउंट डिफरेंट हो सकता है, बोलो हाँ, क्योंकि ROU एसेट में ये सब आइटम भी हम और ऐड करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, पहले दिन आप ROU एसेट को डेबिट करोगे टू लीज लायबिलिटी, और उसके अलावा जो भी आपने और भी खर्चे किए हैं, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन टू बैंक कर देना, और ये जो आपने लायबिलिटी एक क्रिएट की है टू PV ऑफ ड्रॉल। तो इस तरह से आप डे 1 में एंट्री कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में ना ये सब देता ही नहीं है। अगर ये सब कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं दिया, इंस्टॉलेशन नहीं दिया, डीकमीशनिंग नहीं दिया, तो उस केस में आपकी लीज लायबिलिटी एंड ROU एसेट वुड बी सेम। सही जवाब।
सो डू नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट, कुछ ज्ञान की बातें भी लिख दी है मैंने। डू नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट बिकॉज ये फ्यूचर का कॉस्ट है एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू ROU एसेट। जैसे आप PPE के लिए आप अकाउंटिंग करते हो ना, ROU की अकाउंटिंग इज समवट सिमिलर टू अकाउंटिंग फॉर PPE, इज इट राइट? एक बार कैपिटलाइज हो गया, फिर आगे बिल्कुल जैसे वो PPE की कहानी चलती है इंडिया 16 में, वैसे इसकी भी चलेगी। वहां पर भी आप रूटीन, जो रेगुलर रूटीन मेंटेनेंस होता है, उसको आप चार्ज कहाँ करते हैं? P&L अकाउंट में। उसके बाद इसको आप डेप्रीशिएट करोगे ROU को, जैसे PP को करते हैं। इसको आप रिवैल्यू भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप रिवैल्यू भी कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि डेप्रीशिएशन हम किस पे प्रोवाइड करेंगे? यूजफुल लाइफ पे करेंगे, एसेट की यूजफुल लाइफ पे करेंगे, या लीज टर्म पे करेंगे? अगर आप एसेट को परचेज करने वाले हैं, 5 साल आपने उसको लीज पे यूज किया, फिर परचेज करके और 5 साल यूज करेंगे, तो एसेट की यूजफुल लाइफ 10 ईयर हो गई आपके लिए, तो क्योंकि आप उसको तो 10 साल यूज करेंगे। तो जहां आपको पक्का पता है कि मैं एसेट को परचेज करने वाला हूं, तो देन टेक यूजफुल लाइफ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, 5 ईयर के बाद मैं ये एसेट लौटा दूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम एसेट, देन यू कैन टेक द लीज टर्म। देन यू कैन टेक द लीज टर्म। परचेज करेंगे तो यूजफुल लाइफ लेना, परचेज नहीं करेंगे तो लीज टर्म लेना। अब एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और मॉड्यूल वगैरह में भी है, लेसिस लीज लायबिलिटी इन अ मॉनिटरी लीज लायबिलिटी इन अ फॉरेन करेंसी, लीज लायबिलिटी इन केस ऑफ अ फॉरेन करेंसी, मतलब आपने लेसर फॉरेन में है, आपको उसको लीज रेंटल डॉलर में पे करना है, तो लीज लायबिलिटी इज अ मॉनेटरी आइटम। अभी अभी आपने एक इंड AS 21 में भी पढ़ा था कि जहां पर एक फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट पे करना होता है, सो दैट इज ट्रीटेड एज मॉनेटरी आइटम। तो एक तो आपको लीज पेमेंट करना है और एक लीज लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में दिखेगी। सो जो भी लीज लायबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में आएगी, बिकॉज वो फॉरेन करेंसी में है, उसको हम क्लोजिंग रेट से वैल्यू करेंगे। लीज लायबिलिटी इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी लीज विल बी रिवैल्यूड एट क्लोजिंग रेट, क्योंकि इंड AS 21 कहता है, इंड AS 21 कहता है कि लीज लायबिलिटी इफ इट इज डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, उसके लिए हम क्लोजिंग रेट लेंगे। और ये जो लीज पेमेंट है, ये एक एक्सपेंस है आपके लिए, इसके लिए हम एवरेज रेट यूज करेंगे। लीज पेमेंट क्या है? एक्सपेंस है। इनकम एंड एक्सपेंसेस आर एवरेज रेट, एंड देन ये जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, जब आप लीज लायबिलिटी को रिस्टेट करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, उस एक्सचेंज डिफरेंस को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट राइट? स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं ओवर द राइट ऑफ यूज एसेट, उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं, उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ROU का जो डेप्रीशिएशन है वो एज इट इज आप जैसे प्रोवाइड कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। इज इट राइट? तो ROU पे डेप्रीशिएशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ लीज लायबिलिटी को आपको थोड़ा ध्यान से हैंडल करना है। ईयर एंड पे उसकी वैल्यू आपको रुपीस में निकालनी है एट क्लोजिंग रेट, और जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कंटिंजेंट रेंट? तो कंटिंजेंट रेंट मीन्स इट इज नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स, इट इज ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और इट इज ड्यू टू यूसेज, या किसी फैक्टर पे वो डिपेंडेंट है कि मान लो इतना आउटपुट होगा तो इतना रेंट, इतना सेल होगा तो इतना रेंट। तो उसको हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल, भेज देंगे P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस एज एंड व्हेन इनकर्ड। अब जो अगला मुद्दा है कि सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ लीज, एक तो आप लीज लायबिलिटी शीट बनाओगे,
लीज लायबिलिटी शीट से आपको फाइनेंस कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट को आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करोगे अनलेस इट कैन बी कैपिटलाइज अंडर इंड एस 23। याद है कि इंड एस 23 में बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन में पॉइंट नंबर 2 लिखा, 3 चीजें लिखी हुई थी। पहला था इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट, दूसरा था फाइनेंस चार्जेस अंडर लीज, ये वही है। अगर ये बोरिंग कॉस्ट वाले चैप्टर में कैपिटलाइजेशन को सेटिस्फाई करता है तो कैपिटलाइज करेंगे, बट अदरवाइज पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे, और जो आरओयू एसेट है उस पर हम डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, फॉलोइंग चेंजेस शुड बी कंसिडर्ड इन अकाउंटिंग। लीज रीमेजरमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंज इन वेरिएबल इंडेक्स पेमेंट और चेंज इन रेसिडुअल वैल्यू गारंटी शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मान लो आपका लीज पेमेंट इंडेक्स पे बेस्ड है, लीज पेमेंट आपका इंडेक्स पे बेस्ड है, इंडेक्स चेंज हो गया, इंडेक्स चेंज हो गया तो आपकी लीज लायबिलिटी चेंज होगी, तो उस लीज लायबिलिटी को हम ओरिजिनल रेट से ही डिस्काउंट करेंगे। इंडेक्स चेंज होने के बाद आपका लीज पेमेंट बदलेगा, तो डिस्काउंट क्या करेंगे, नए रेट से या ओरिजिनल रेट से, ओरिजिनल रेट से। उसी तरह मान लो आपके रेसिडुअल वैल्यू गारंटी का एस्टीमेट बदल गया, तो उसको भी हम किस रेट से डिस्काउंट करेंगे, ओरिजिनल रेट। तो इन शॉर्ट मेरा एक ट्रिक याद रखना, अगर आपका लीज पेमेंट एस्टीमेट की वजह से बदल रहा है, लीज पेमेंट एस्टीमेट, क्योंकि पहले हमने इंडेक्स भी तो एस्टीमेट ही किया था ना, तो इंडेक्स तो बदलता रहेगा हर 2-3 साल में, साल में। तो जब भी किसी एस्टीमेट की वजह से लीज पेमेंट बदल रहा है तो आप ओरिजिनल रेट से ही डिस्काउंट करेंगे, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट कमेंसमेंट के दिन यूज किया था वही यूज करेंगे। लीज लायबिलिटी मान लो बढ़ गई इंडेक्स के बढ़ने से, तो जो एक्स्ट्रा लीज लायबिलिटी आएगी अब आपके ऊपर, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको हम आरओयू एसेट में एडजस्ट करेंगे, उसको हम आरओयू। तो आपकी मान लो 2 साल के बाद आपने लायबिलिटी कैलकुलेट की तो आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो जितने से बढ़ेगी उतना एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, आरओयू एसेट में। घट गया तो घटा देना आरओयू एसेट को, और एक बार आरओयू एसेट को आप घटाओगे या बढ़ाओगे तो आगे का डिप्रिसिएशन का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ेगी तो एंट्री होगी आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी, और अगर घट गई तो लीज लायबिलिटी टू आरओयू एसेट, और उसके हिसाब से आगे का डिप्रिसिएशन भी चेंज होगा। तो लीज पेमेंट एक तो चेंज हुआ एस्टीमेट बदलने की वजह से, और एक लीज पेमेंट चेंज होता है टर्म्स बदलने की वजह से, टर्म्स एंड कंडीशन। इज इट राइट? अगर लीज पेमेंट कोई टर्म्स कंडीशन की वजह से बदलेगा तो उस केस में हम न्यू डिस्काउंट रेट, रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करेंगे टू कंप्यूट द रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कब रिवाइज रेट लेना और कब ओरिजिनल रेट लेना। ओरिजिनल रेट कब लेना है, जब कोई एस्टीमेट चेंज हो रहा है लीज से रिलेटेड, जहां पर मुझे एस्टीमेट करना था, लेकिन जहां पे मेरी लीज के साथ टर्म्स कंडीशंस कुछ चेंज हो रही है, हमने लीज का पीरियड बढ़ा दिया, लीज का पीरियड घटा दिया, लीज में पहले 5000 स्क्वायर फुट का एसेट था, मैंने उसको 2500 कर दिया। तो इस टाइप से जो हमारा एग्रीमेंट के अंदर जो आइटम अगर कुछ चेंज होता है तो उसके लिए हम रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट लेंगे टू रिकैलकुलेट द लीज लायबिलिटी। तो लीज रीमेजरमेंट अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन ऑप्शंस, चेंजेस इन ऑप्शंस यानी मान लो रिन्यूअल ऑप्शन है, पहले हमने सोचा था रिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हमें लगा रिन्यू करने फायदेमंद है, तो हमने अपना रिन्यूअल ऑप्शन बदल दिया। ये चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, ये हमारे इरादे बदले हैं। परचेज ऑप्शन, पहले नहीं खरीदना था अभी खरीदने वाले हैं, हमारे इरादे बदले हैं, देन इट विल बी डिस्काउंटेड यूजिंग रिवाइज डिस्काउंट रेट, यानी फिर से लीज लायबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे यूजिंग अ न्यू डिस्काउंट रेट, जो उस दिन रहेगा, जो उस दिन रहेगा। 3 साल के बाद रेट ऑफ डिस्काउंट बदल सकता है, इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, आपको पता है मार्केट में। These options are considered to be significant. स्टैंडर्ड का कहना है चेंज इन योर डिसीजन अबाउट ऑप्शंस आर सिग्निफिकेंट, और अगर ये सिग्निफिकेंट है
it is like a new contract and therefore a revised discount rate is used. Lease modifications are also considered to be significant changes. लीज मॉडिफिकेशन यानी कभी आप लीज टर्म बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्कोप ऑफ लीज को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड मॉडिफिकेशन. दे आर नॉट चेंज इन एस्टीमेट, दे आर मॉडिफिकेशन. आप और लेसर जो ओरिजिनल जो लीज के टर्म्स थे उसको उसमें आपने कुछ परिवर्तन लाए हैं. ऑलवेज यूज रिवाइज डिस्काउंट रेट, क्योंकि सब नया हो रहा है, फिर से सब कुछ आप नया कर रहे हो. तो अब मैं आपको बताऊंगा मॉडिफिकेशन में क्या क्या हो सकते हैं. चेंज इन लीज रेंटल, जो भी लीज रेंटल चेंज होगा उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? ROU एसेट में. मॉडिफिकेशन की वजह से जो भी लीज रेंटल चेंज होगा तो उससे लीज लायबिलिटी बदलेगी, उसका हम इफेक्ट कहाँ पे देंगे? ROU एसेट. अभी एंट्री मैंने करवाई थी, वही एंट्री यहां भी अप्लाई करेंगे. सेकेंड है चेंज इन द स्कोप ऑफ द लीज. एक होता है लीज का स्कोप बढ़ा देते हैं, लीज का स्कोप बढ़ा देते हैं. अभी एक फ्लोर आपने रेंट पे ले रखा है, आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप क्या बोलते हैं? एक फ्लोर और ले लेते हैं. एक फ्लोर, उसके ऊपर एक और फ्लोर आपने ले लिया. या दूसरा, पहले आपने 5 साल के लिए लीज पे लिया था, आपने लीज टर्म बढ़ा दिया. ठीक है, या तो आपने एसेट बढ़ा दिए, एक फ्लोर का 2 फ्लोर, 2500 स्क्वायर फुट का 5000 ले लिया, या फिर आपने लीज का जो टर्म था ओरिजिनली जो अमाउंट पीरियड एग्री किया था वो बढ़ा दिया. तो यहां पर अगर आपने मान लो एडिशनल एसेट लिया है, एडिशनल एसेट लिया है, देन आपको देखना है कि ये जो एडिशनल लीज रेंटल है ये मार्केट रेट पे है या नहीं, यानी स्टैंड अलोन प्राइस पे है या नहीं. ये एक फ्लोर था, उसके ऊपर आपने एक और फ्लोर ले लिया. तो ये जो यहां पर दूसरा नया लिया है, क्या आपने इसको स्टैंड अलोन प्राइस पे लिया है, यानी मार्केट भाव पे लिया है, ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस? इफ द आंसर इज यस, दिस विल बी अ सेपरेट लीज्ड एसेट, और ये जो ओरिजिनल है अपनी जगह चलता रहेगा, उसको छेड़ना ही नहीं है. एक और अकाउंट बुक में खोलेंगे, एक और ROU एसेट टू लीज लायबिलिटी, और इसका जो आपकी बुक में चल ही रहा था वो एज इट इज अपनी जगह चलता रहेगा. और ये जो नया वाला एसेट आप लोगे उसके लिए आपको उस दिन जो भी डिस्काउंट रेट रहेगा वो करेंगे आप. इज इट राइट? लेकिन मान लो ये स्टैंड अलोन प्राइस पे नहीं है, मान लो ये स्टैंड अलोन प्राइस पे नहीं है. आपने कहा सर देखिए, ये मैंने आपसे पहला फ्लोर लिया 4500 रुपया मैं आपको रेंट दे रहा हूँ, ये दूसरा फ्लोर मार्केट रेट 5000 है, लेकिन उसने कहा सर एक काम करो ना, इन दोनों को मिला के 7000 ले लो ना. ऐसा में नेगोशिएट करते हैं. तो उसका मतलब है कि ये जो एडिशनल रेंट है इट इज नॉट स्टैंड अलोन प्राइस, इट इज लिंक्ड टू योर अर्लियर एसेट, existing asset only. Then in that case it will not be treated as a separate asset. आपको क्या करना है, पहले 4500 के हिसाब से रेट था, अब 7000 के हिसाब से हो गया. तो अब जितना भी बचा हुआ लीज टर्म है उसका आप रेंट की डिस्काउंटिंग करके यहाँ पे लाएंगे न्यू रेट से, और जो आपका बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है उसके साथ कंपेयर करेंगे. एक तो आपकी बुक वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो हर वक्त होगी, अब आप ये जो आपने नया रेट एग्री किया इससे कितनी लायबिलिटी होगी वो निकाल लो, दोनों का डिफरेंस लेंगे एंड इट विल बी एडजस्टेड इन ROU एसेट. रेट कौन सा यूज करेंगे? रेट विल बी द न्यू डिस्काउंट रेट. अब जो रेट मार्केट में है रिवाइज डिस्काउंट रेट वो लेंगे. या आपने अगर लीज टर्म बढ़ा दिया, 5 साल से 8 साल कर दिया, ठीक है, सपोज इधर 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 3 साल के बाद लेसी लेसर आते हैं और आपस में
डिस्कशन करके इसकी टर्म को 8 साल कर देते हैं। तो अभी जितना बचा हुआ लीज रेंटल पीरियड है यहां से यहां तक, उसको आप डिस्काउंट करेंगे रिवाइज डिस्काउंट रेट से, तो आपकी एक लीज लायबिलिटी फिर से आ गई, उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे एंड उसको आरओयू एसेट में एडजस्ट कर देंगे। तो लीज टर्म बढ़ा तो रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करना है। एडिशनल एसेट को हमने स्टैंड अलोन प्राइस पे लिया तो उसको सेपरेट ट्रीट करना है, लेकिन अगर एडिशनल एसेट को हमने स्टैंड अलोन प्राइस पे नहीं लिया है तो रिवाइज डिस्काउंट रेट यूज करके जो एग्जिस्टिंग आपकी आरओयू एसेट और लीज लायबिलिटी है उनको ही हम एडजस्ट करेंगे। तो हर बार आप क्या करना, जब भी ये सब रिवीजन होगा स्टूडेंट क्या करेगा, जिस पॉइंट पे रिवीजन होगा वहां पर उसकी बुक वैल्यू निकालनी है। समझ में आया? मान लो ओरिजिनल 5 साल का था, 3 साल के बाद ही तुम बोलते हो मुझे कुछ रिवाइज करना है, तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां पर 3 साल के एंड में लीज लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी और आरओयू की वैल्यू क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आरओयू एसेट में आपको 3 साल का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है और लीज लायबिलिटी में आपको लीज शीट बनानी है और लीज लायबिलिटी शीट से पता चल जाएगा कि तीसरे साल के एंड में इसकी वैल्यू क्या होती है। अंडरस्टूड? और जो भी नया आप कर रहे हैं फिर से आप लीज लायबिलिटी निकालते हैं, जो भी लीज टर्म बच गया है या जो भी रिवाइज रेट वगैरह है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो आप आरओयू एसेट में एडजस्ट करेंगे। लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट या आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी। लीज बढ़ गया तो आरओयू एसेट भी बढ़ जाएगा। अब जो अगला मुद्दा है, डिक्रीज इन द स्कोप ऑफ द लीज। अब यहां पर 2 टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में देखे गए हैं। पहले लीज टर्म 5 साल था, अब वो उसको घटा के मान लो 4 ही करना चाहता है तो लीज टर्म कम कर दिया। दूसरा, पहले ये 5000 स्क्वायर फुट रेंट पे दिया हुआ था, अब वो बोलते नहीं सर मार्केट खराब है, 2500 ही मैं रखना चाहता हूं, 2500 में नहीं रखना चाहता हूं। हो सकता है ऐसा? तो यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो लीज टर्म कम कर दिया, या पहले मैं ये करता हूं कि इस एसेट को कम कर दिया, आपने एसेट को ही कम कर दिया, तो अगर आप एसेट को कम कर देंगे, जैसे मैंने कहा कि 2500 के 2 यूनिट थे तो 5000 यूनिट, अब आप 2500 रखोगे, 2500 दे दोगे, लेसर को वापस कर दिया, तो आरओयू एसेट को मैं क्या करूंगा बोलो, जो भी मेरी बुक वैल्यू होगी उसको मैं आधा रखूंगा, आधा अपनी बुक से हटा दूंगा, और उसी तरह जो लीज लायबिलिटी होगी उसको भी मैं आधा अपनी बुक में रखूंगा और आधा हटा दूंगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट वो भी कम हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली वो भी कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आरओयू एसेट को भी प्रोपोर्शनेटली घटा दूंगा, लीज लायबिलिटी को भी प्रोपोर्शनेटली घटा दूंगा, तो एंट्री होगी लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू एसेट। लेकिन दोनों अमाउंट इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि आरओयू एसेट पे आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो, लीज लायबिलिटी पे आप फाइनेंस चार्जेस प्रोवाइड करते हो, तो जो डिफरेंस आएगा वो पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, जो भी डिफरेंस आएगा पी एंड एल अकाउंट में जाएगा। और उसके बाद जो बचा हुआ जो आधा आपने अपने पास रखा है, हो सकता है कि अब उसका रेंट नेगोशिएट होगा, इज इट राइट? अब उसका रेंट नेगोशिएट होगा ना, तो आपको क्या करना है, जो बैलेंस लीज रेंटल है उसको आपको न्यू रेट से डिस्काउंट करनी है। न्यू रेट से डिस्काउंट करके फिर से लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर से उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और जो डिफरेंस आएगा उसको आरओयू एसेट में एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर आपको 2 काम करना है, पहले तो उसको प्रोपोर्शनेटली कम करना है, प्रोपोर्शनेटली दोनों को, एसेट को भी और लीज लायबिलिटी को भी। उसके बाद फिर से लीज लायबिलिटी रिवाइज रेट से कैलकुलेट करना है, जो भी एग्रीमेंट है आपके बीच में, और उसके बाद जितने से लीज लायबिलिटी चेंज होगी उतना आरओयू एसेट में एडजस्ट करना है। क्या आप मेरी बात को विजुअलाइज कर पा रहे हैं? यस। अब एक और चीज है कि आपने
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। अकाउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जनरली लीज में क्या होता है, जो लेसी है ही हैज टू गिव अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ओके, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेसर लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहां पर क्या क्या सिचुएशन आएंगे जरा देखना। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज नॉन रिफंडेबल। ओ माय गॉड, तो अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल है तो आपको तो ये पैसा आएगा ही नहीं आपके पास, लिए आपको ये खर्चा हो गया फिर ये। देन व्हाट यू विल डू, यू विल ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड लीज पेमेंट एंड विल बी इंक्लूडेड इन द लीज रेंटल शेड्यूल। देन इट इज, ये भी एक तरह से आप लीज के लिए पेमेंट ही कर रहे हैं, नाम भले कुछ भी हो, जब ये रिफंडेबल नहीं है तो आपके लिए तो एक तरह से ये लीज के लिए खर्चा है। तो इसको भी हम ROU एसेट और लीज लायबिलिटी में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अगर यूजुअली ये होता है, यूजुअली ये रिफंडेबल होता है, यानी आपने आज 10 लाख रुपए दिए, 10 साल के बाद आपको 10 लाख ही वापस मिलेगा। तो आपको इंड AS 109 लगाना है। अब आप बोलेंगे कि मुझे 10 साल के बाद 10 लाख मिलेंगे, तो इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? हमें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करना है, इज इट राइट? तो मैं इसका डिस्काउंटिंग करूंगा, तो डिस्काउंटिंग करूंगा तो सिर्फ 6 लाख ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप एक्चुअली 6 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हो, जो बाद में बढ़कर 10 लाख हो जाएगा। ये 4 लाख रुपए आपके लिए घाटा है। घाटा हो गया ना आपको। अभी तुम 10 लाख आज दे रहे हो, वो तुम्हें 10 लाख 10 साल के बाद लौटा रहा है, तो तुम्हारा 4 लाख का तो नुकसान हो गया। तो दिस 4 लाख इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ROU एसेट, इज अ पार्ट ऑफ। इसको ROU एसेट में ऐड करेंगे, इसको लीज लायबिलिटी में ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट तो आपने ऑलरेडी कर दिया है ना। लीज लायबिलिटी में कुछ भी तब जाएगा जब कुछ पेमेंट करना है। जब पेमेंट करना ही नहीं है तो हमने कर दिया, तो ये जो 4 लाख है इसको मैं ROU एसेट में ऐड करूंगा। ये भी समझ लेना, लीज के लिए ही है। सो फर्दर वेयर द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी मटेरियल, refundable security deposit is discounted at its present value at the time of initial recognition। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आएगा that will be treated as a prepaid rent to be recognized as an expense over the underlying lease term in accordance with Ind AS 116। यानी ये ROU एसेट में ऐड हो जाएगा, और जब ROU एसेट में ऐड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली एज अ डेप्रीशिएशन वो धीरे धीरे राइट ऑफ हो जाएगा। और जो लीज सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट विल बी लाइक अ फाइनेंस एसेट, फाइनेंशियल एसेट, और उसको अंडर इंड AS 109 में उस पर आप इंटरेस्ट अनवाइंड करते जाओगे, इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे, वो धीरे धीरे 10 साल के बाद 10 लाख रुपए हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लेसी की बुक्स में डिस्कशन। हमने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब आता है बुक्स ऑफ लेसोर। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आपने इंटरमीडिएट में लीज वाला चैप्टर पढ़ा था, लेसोर की बुक्स में अकाउंटिंग लगभग सेम है। लेसोर का अकाउंटिंग नहीं बदला है इंड AS 116 में। व्हाट दे हैव चेंज्ड? लेसी की बुक में अकाउंटिंग काफी बदली है, बिकॉज मेनी कंपनीज आर यूजिंग लीज्ड एसेट, एंड टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर यूजफुल, कंपेरेबल, रिलायबल, उन्होंने पूरी लीज की अकाउंटिंग को चेंज किया है। ना तो पहले क्या होता था, कोई आदमी फाइनेंस लीज दिखा रहा है, कोई ऑपरेटिंग लीज दिखा रहा है, एक की बुक्स में एसेट दिख रहा है, एक की बुक्स में एसेट नहीं दिख रहा है, तो उनका परफॉर्मेंस कंपैरिजन करना मुश्किल हो रहा था। अब लेसी के लिए जो लेसी होंगे, अब ध्यान देना, अब वो शॉर्ट टर्म लीज यूज नहीं, शॉर्ट टर्म लीज और वो लो वैल्यू आइटम को छोड़ दो, अब उसके पास फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का ऑप्शन नहीं है। लेसी के पास है क्या? मैंने पिछले 1 घंटे में आपको फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज वर्ड भी यूज किया गया? नहीं गया। अब कोई भी लीज हो लेसी के लिए ROU एसेट टू लीज लायबिलिटी, तो अलग अलग कंपनीज की फाइनेंशियल जो है वो कंपेरेबल हो जाएगी। और जनरली
बड़ी बड़ी कंपनीज बड़े बड़े एसेट को लीज पे लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइन कंपनीज जो होती हैं, 200 300 एयरक्राफ्ट लीज पे चलते हैं इनके। आपने पेपर में पढ़ा होगा स्पाइस जेट ने बीच में बंद हो गई क्योंकि उसने लीज पेमेंट नहीं किया। 2-3 और इंडिया की एयरलाइन कंपनी फिलहाल बंद पड़ी है क्योंकि उन्होंने लीज पेमेंट नहीं किया। तो और उनका अमाउंट बड़ा होता है, एक एक जो एयरक्राफ्ट होता है 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ का होता है। तो सोचो कितना इम्पैक्ट आता था। उसके अलावा अभी बहुत कंपनीज भी एसेट्स लीज पे ही प्रेफर करती है कि भैया लीज पे लो, जब तक धंधा चल रहा है चलाओ, उसके बाद उसको वापस कर दो, है कि नहीं। तो इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेसोर के लिए अकाउंटिंग में ज़्यादा चेंज नहीं किया है। लेसोर के लिए अभी भी उन्होंने पुराना ही अकाउंटिंग रखा है। लेसोर विल डिवाइड लीज इनटू 2 कैटेगरीज, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। और लेसोर के लिए शॉर्ट टर्म लीज, लो वैल्यू एसेट लीज के एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है। ये सुविधा किसको है? सिर्फ लेसी को है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हेन विल अ लीज बी कॉल्ड अ फाइनेंस लीज, व्हेन विल यू कॉल अ लीज एज अ फाइनेंस लीज। सो जहां पे लेसी ट्रांसफर द राइट टू यूज एसेट विद सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड। सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, ओके, विद द राइट टू यूज एसेट, तो देन इट इज अ फाइनेंस लीज। और ऑपरेटिंग लीज का मतलब ऑल लीजेस अदर देन फाइनेंस लीज, अदर लीजेस आर कॉल्ड ऑपरेटिंग लीजेस। हाउ डू वी आइडेंटिफाई फाइनेंस लीज? तो यहां पर 5 प्राइमरी इंडिकेटर है। 5 प्राइमरी इंडिकेटर मतलब मेन। इनमें से एनी वन सेटिस्फाइड, इट विल बी कॉल्ड फाइनेंस लीज। मतलब पहला ही सेटिस्फाई हो गया तो आपको बाकी 4 टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन आपको याद रखने होंगे। सपोज लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आफ्टर द लीज टर्म ओनरशिप विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द लेसी, देन इट इज अ फाइनेंस लीज। या फिर सोचो आपने ऐसा दिया है कि आफ्टर द लीज टर्म लेसी कैन परचेज द एसेट एट अ वेरी लो प्राइस। इतना लो कि लेसी खरीदेगा ही खरीदेगा, भले लेसी को दरकार ना हो तब भी खरीदेगा, खरीद के मार्केट में बेच देगा वो, यानी कि एसेट फाइनली लेसी के हाथ में जाने वाला ही है। तो देन ऑल्सो इट इज अ फाइनेंस लीज। तीसरा है लीज टर्म इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। अब यहां पर उसने एक वेग स्टेटमेंट लिखा है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ, क्वांटिफाई नहीं किया उसको। बट सपोज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है और लीज टर्म 6 साल है, 60%। तो यहां पर रफली अगर 60% या उससे ज्यादा कवर हो जाता है, इफ लीज टर्म कवर्स 60% और मोर, जनरली हम लोग 60% यहाँ पे बेंचमार्क ले सकते हैं एज ए स्टूडेंट, तो आप बोल सकते हो ये फाइनेंस लीज है। वैसे ऐसा कोई 60% का रूल ऑफिशियली नहीं है, मेजर पार्ट कवर हो जाने चाहिए। चौथा है स्पेशलाइज्ड नेचर का होना चाहिए। लीज्ड एसेट इज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर, ओनली लेसी कैन यूज इट। यानी आपने एक लेसी के लिए कस्टमाइज्ड एसेट बनवाकर उसको लीज पे दिया है, अब उसके अलावा और कोई यूज नहीं कर सकता, तो फाइनली वही यूज करने वाला उसको। तो वैसे केसेस में आप बोलेंगे फाइनेंस लीज है। और लास्ट जो आपको टेस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए, न्यूमेरिकल टेस्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर लीज पेमेंट इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट इज सब्सटेंशियली इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो आपको क्या करना है, आज एसेट की फेयर वैल्यू क्या है वो डिनोमिनेटर में लिखना है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट, फ्यूचर लीज पेमेंट में जो मैंने डिस्कस किया, फिक्स्ड पेमेंट, इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट, वेरिएबल पेमेंट लिंक्ड टू इंडेक्स, रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, जो भी हमने डिस्कस किया था वो सब यहाँ पे लो, और उसमें अपफ्रंट पेमेंट भी ऐड कर देना, क्योंकि वो भी आपने
रिकवर किया है अपने एसेट के अगेंस्ट में, और अगर ये मोर देन 90% आ रहा है, मतलब लेसर ने क्या किया, एक ही ग्राहक से, एक ही कस्टमर से एसेट का मोर देन 90% रिकवर कर लिया, देन इट इज अ फाइनेंस लीज. इट इज मोर लाइक अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट रेदर देन अ लीजिंग अरेंजमेंट, क्योंकि आप एक तरह से फाइनेंस दे रहे हो और बदले में आपको इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है. इज इट राइट? सो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट कवर्स 90% और मोर, 90% यूज नहीं किया उन्होंने, सब्सटेंशियल वर्ड यूज किया है, ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, देन यू ट्रीट इट एज अ फाइनेंस लीज. इसके अलावा कुछ अदर इंडिकेटर्स हैं. अदर इंडिकेटर्स का मतलब है कि दिस आर नॉट फुल प्रूफ कि अगर ये आपको मिलेगा तो ये फाइनेंस लीज नेसेसरली है. ठीक है, एक तरह से इंडिकेटर्स हैं, बट दीज आर नॉट अश्योरेंस कि ये फाइनेंस लीज ही है. फाइनेंस लीज होने की हाई प्रोबेबिलिटी है, और ये 5 में से कोई भी एक मिल गया तो ये पक्का निसंदेह ये फाइनेंस लीज आएगा. तो अदर इंडिकेटर्स में क्या क्या है जिससे आपको लगेगा कि ये फाइनेंस लीज है? इफ द लेसी कैन कैंसल द लीज, द लेसर्स लॉसेस एसोसिएटेड विद कैंसलेशन आर बोर्न बाय द लेसी. अगर लेसी ने कैंसिल किया और लेसर को नुकसान हुआ, देन लेसी विल पे फॉर दोज लॉसेस. या फिर गेन और लॉस फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फेयर वैल्यू ऑफ द रेसिड्यूअल अक्रूज टू द लेसी. अगर एसेट की फेयर वैल्यू फ्लक्चुएट होती है और उससे जो भी नफा नुकसान होता है, इट विल बी बोर्न बाय द लेसी. देन ऑल्सो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज. एंड द लास्ट इज द lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent which is substantially lower than the market rent. पूरा का पूरा तो आपने मसाला पहले यहाँ पे खा लिया प्राइमरी पीरियड में ही. अब आप उसको बोल रहे हो कि ठीक है तुम एक नॉमिनल रेंट पे कंटिन्यू कर सकते हो, मैक्सिमम तो उससे आपने उसको प्राइमरी पीरियड में रिकवर कर लिया है. तो ये इंडिकेट करता है कि इट कैन बी अ फाइनेंस लीज. ये इंडिकेटर मिलेंगे तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा और डिटेल में इंक्वायरी करनी है और कंफर्म करना है दैट दिस इज अ फाइनेंस लीज. अब मैं अकाउंटिंग क्या करूंगा, पहले मैं ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग बताता हूं. ऑपरेटिंग लीज एग्जाम में कभी आता नहीं है, इंजॉय. और ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, अननेसेसरी हम उसको अभी फिलहाल कॉम्प्लिकेट करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है. तो लीज रेंटल्स, अगर आप लेसर हैं तो लीज रेंटल्स आर रिकॉग्नाइज्ड ओवर लीज टर्म ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करो, मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है कि इस तरह से लेसी लीज पेमेंट करेगा आपको. सपोज पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 3 लाख और तीसरे साल 5 लाख, ऐसा एग्री कर सकते हैं. तो टोटल कितना आया, 2 + 3 + 5 10 लाख डिवाइड बाई 3. तो आप हर साल क्या करो, 3.33 लाख रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यहाँ पे. ऐसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले साल 0, दूसरे साल 0, तीसरे साल 0, चौथे साल 4 लाख. तो आप क्या करेंगे, 4 लाख डिवाइड बाई 4, 1 लाख रुपीज रिकॉग्नाइज कर लेंगे. इज इट राइट? और मान लो अगर कोई अमाउंट प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है तो उसको आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे. ठीक है, जैसे पहले साल यहाँ पर वो आपको देगा 2 लाख, लेकिन आप रिकॉग्नाइज करेंगे 3.33 लाख. तो 1.33 लाख क्या है, आउटस्टैंडिंग दिखेगा. लेकिन जब लीज टर्म खत्म हो जाएगा तो बैलेंस 0 हो जाएगा अपने आप ही. इज इट राइट? अब हम चलते हैं फाइनेंस लीज की ओर. तो फाइनेंस लीज में आप क्या करेंगे, फाइनेंस लीज में आप जो भी आपको रेंट मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो रेसिडुअल वैल्यू गारंटी मिलने वाली है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे. और यहाँ पर एक और आइटम ऐड होता है, कंसीडर करते हैं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू.
बिकॉज आप तो ओनर हो, आप तो ओनर हो, तो आपको तो पूरे रेसिडुअल वैल्यू बैक है। एक अमाउंट मिल जाएगा लेसी से और उसके ऊपर का अमाउंट मिल जाएगा लेसोर मार्केट में बेचकर, तो उसको हम बोलते हैं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। दैट पोर्शन ऑफ रेसिडुअल वैल्यू नॉट गारंटीड बाय द लेसोर, दैट पोर्शन ऑफ रेसिडुअल वैल्यू नॉट गारंटीड बाय द लेसोर। तो आपको लगता है रेसिडुअल वैल्यू 10 लाख है, लेकिन गारंटीड कितनी है, 8 लाख है, तो 2 लाख को हम क्या कहेंगे, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। तो अब जरा एंट्री देखना, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। किसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, लीज रेंटल एंड रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, क्योंकि लेसी मुझे ये देगा, लेसी इज गोइंग टू पे मी दिस, लीज रेंटल देगा और रेसिडुअल वैल्यू गारंटी देगा। लीज रेंटल वो मुझे देगा और तो ये अमाउंट मुझे लेसी से लेना है, ये अमाउंट मुझे लेसी से लेना है। तो मेरी पहली एंट्री होगी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट। अगर मैं डीलर हूं या मैं डीलर हूं या मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे लिए रेवेन्यू होगा। लेसोर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है जो एसेट का व्यापार करता है, बिजनेस करता है, और एक होते हैं जो सिर्फ फाइनेंस करते हैं। इज इट राइट? जैसे श्रीराम फाइनेंस आपके ट्रांसपोर्ट को फाइनेंस कर देगा, ट्रक को, वो ट्रक का धंधा नहीं करता। लेकिन हीरो मोटो कॉर्प फाइनेंस जो है वो आपको टू व्हीलर पे फाइनेंस भी देता है, वो ताकि उसकी कंपनी का टू व्हीलर बिक सके। इज इट राइट? तो यहां पर हम उनकी बात कर रहे हैं जो उस प्रोडक्ट का, उस एसेट की ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और बेचते हैं। तो इनका पर्पस क्या है कि भैया मेरा माल ज्यादा बिके। लीज पे देने से क्या होता है, ग्राहक बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। ग्राहक भी सोच रहा है कि पूरा पैसा मुझे एक साथ नहीं देना पड़ रहा है, मुझे तो हर इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, आओ एंजॉय करो एसेट। तो हम इसको रेवेन्यू बुक करेंगे। और अगर मैं सिर्फ फाइनेंसर हूं तो मैं रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा, मैं एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। पहले एसेट खरीदेंगे अपने नाम पे, एसेट टू बैंक, और बाद में एसेट को मैं यहां पे डी रिकॉग्नाइज कर देता हूं। इज इट राइट? उसके बाद रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स, रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स, क्योंकि आप डीलर हो तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स भी रिकॉग्नाइज करना होगा। तो हमारी एंट्री होगी, अब याद करना, लीज रेंटल एंड रेसिडुअल वैल्यू गारंटी, ये मैंने ऑलरेडी पहली एंट्री में कवर कर लिया है। उतना रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करते हैं बिकॉज वो हमें कस्टमर से मिलेगा। लेकिन जो अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है उसे भी तो मुझे रिकॉग्नाइज करना है। अभी वो एसेट किसके पास है? कस्टमर के पास है। अभी एसेट कस्टमर के पास है, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा और उसको भी लीज रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट करूंगा। बिकॉज टोटल कस्टमर से मुझे एसेट चाहिए और उस एसेट की रेसिडुअल वैल्यू में अनगारंटीड भी छुपा हुआ है। रेसिडुअल वैल्यू भी आ गया, अनगारंटीड भी आ गया। टू एसेट या टू परचेस कर देंगे जिस भाव पे हमने परचेस किया था, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहां पे, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ सेल। तो लॉजिक क्या है कि ये आपके एसेट का कॉस्ट है, बट इसमें से इतना अमाउंट तो आप एज ए रेसिडुअल वैल्यू रिकवर कर लेंगे ना। 100 रुपए का मैंने एसेट परचेस किया, बट 2 रुपए अगर मुझे रिकवरी हो रही है रेसिडुअल वैल्यू से, तो मैं रेवेन्यू के अगेंस्ट में कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चार्ज करूंगा? 90-80 चार्ज करूंगा। ये दो तो मुझे एसेट रिकवर करके मिल रहा है, बेच के नहीं मिल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वुड बी 98 फॉर एग्जांपल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, बीइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड। तो ये जो एंट्री मैंने लिखी है ये डीलर या मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। तो इस तरह से एंट्री पास करेंगे किसकी बुक में? मैन्युफैक्चरर या डीलर की बुक में। और अगर फाइनेंसर रहा तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगा, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगा।
तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और बाकी एंट्री को आप मिक्स करके एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो। इज इट राइट? लेसर के केस, फाइनेंसर के केस में कॉस्ट ऑफ सेल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ रेवेन्यू नहीं आएगा, तो सीधा लीज रिसीवेबल टू एसेट करेंगे फॉर द टोटल प्रेजेंट वैल्यू। यूजीआरवी का मतलब होता है अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, एंड इट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू माइनस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट इंक्लूडिंग अपफ्रंट पेमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ये एक इसका और नाम है। सम टोटल ऑफ पीवी ऑफ लीज पेमेंट एंड अपफ्रंट पेमेंट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, और अगर हम इसको डिस्काउंट नहीं करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज के डिफरेंस को हम बोलते हैं, लिख सकते हैं तो लिख लें, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। फ्यूचर में जब भी आपको लीज रेंटल मिलेगा तो लेसर की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना, फाइनेंस इनकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ लीज रिसीवेबल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी अमाउंट को आप प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट कर देंगे। लेसर क्या करता है? इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, मतलब अपना आईआरआर कैलकुलेट करता है, और इस आईआरआर से वो फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज करता है। आपके एग्जाम में यूजुअली आईआरआर दिया रहता है तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। तो आपको वो डिस्काउंट रेट फाइंड करना है आईआरआर निकालने के लिए, दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस पार्ट is equal to fair value of the asset today, and the discount rate which will equate the two, that discount rate is called interest rate implicit in the lease or IRR। As a student हमें IRR निकालने की यूजुअली एग्जाम में रिक्वायरमेंट नहीं आती है, क्योंकि उसको निकालने के चक्कर में आपके 15 मिनट और चले जाएंगे। ये हो गया लेसर की बुक में। अब एक और कॉम्प्लिकेशन है सब लीज। सब लीज का मतलब है, अब यहां पे 3 लोग इन्वॉल्व है, एक है लेसर, एक है लेसी, और इसने एक और जन को दे दिया है, उसको हम बोलेंगे सब लेसी। ये जो लेसी है इसका डबल रोल है, ये किसी का लेसी भी है तो किसी के लिए वो लेसर भी है। तो अब आपको यहां पर बहुत सारी सिचुएशन दी जाएगी और उसके हिसाब से अकाउंटिंग की जाएगी। ये जो लीज है इसको हम बोलते हैं हेड लीज, और ये जो लीज है इसको हम बोलते हैं सब लीज। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि ये जो सब लीज में आपने एसेट दिया है लेसी ने, इसकी बुक में एंट्री क्या होगी? इसकी बुक में एंट्री कुछ बदलेगी नहीं, वो तो मेन लेसर है, वो उसको जैसे करना था अपना करेगा। और लास्ट वाला जो बंदा है इसको भी जो करना अपना वो करेगा, ठीक है, उसने तो एसेट लीज पे लिया है। इसका क्या होगा? तेरा क्या होगा? सब लेसर सब लेसी, इज इट राइट? तेरा क्या होगा? लेसी ऑब्लिक लेसर। ये बेचारे का बुक में जो है कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो ओरिजिनल लीज को हम हेड लीज कहेंगे। कंपेयर लीज टर्म ऑफ हेड लीज विथ सब लीज। आपने ये जो हेड लीज है, मेन लीज, इसको मेन लीज भी हम बोल सकते हैं, इसको सब लीज के लीज टर्म से कंपेयर करना है। अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है या सब्सटेंशियली सेम है, 10 साल 9 साल इज ओके, 10 साल और 5 साल इज नॉट सब्सटेंशियली सेम, देन अगर मान लो लीज टर्म
दोनों के लिए सेम है, हेड लीज और सब लीज दोनों का लीज टर्म सब्सटेंशियली सेम है, तो सब लीज इज अकाउंटेड ऑन द सेम क्लासिफिकेशन एज हेड लीज। तो सब लीज की भी क्लासिफिकेशन वही होगी जो हेड लीज की है। अगर हेड लीज में आपने एग्जम्पशन अवेल किया है, इसने कहा कि मैं शॉर्ट टर्म लीज एग्जम्पशन अवेल करूंगा, तो उस केस में ये आपको यू विल ट्रीट इट एज ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। अगर हेड लीज में लीज टर्म ऑफ हेड लीज एंड सब लीज आर नॉट सेम, तो फिर आप इसको सब लीज को ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर आपने एग्जम्पशन लिया है तो ऑपरेटिंग लीज, अगर दोनों के टर्म डिफरेंट है तो ऑपरेटिंग लीज। लेकिन अगर दोनों का टर्म सेम है देन दिस विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंस लीज। अगर हेड लीज और सब लीज का लीज टर्म इक्वल है और एग्जम्पशन नहीं लिया है, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, फाइनेंस लीज। आराम से देखो फिर से एक बार, अगर एग्जम्पशन लिया है तो सब लीज को ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करना है। हम ABC लिख देते हैं, तो हम B की बुक्स में एक्चुअली किसकी बात चल रही है, B की बात में। अगर आप B ने मान लो एग्जम्पशन लिया है हेड लीज के लिए, तो सब लीज को ऑपरेटिंग लीज दिखाना है। अगर A और B के बीच हेड लीज का लीज टर्म और B और C के बीच का लीज टर्म सब्सटेंशियली इक्वल नहीं है, तो भी B उसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट करेगा। लेकिन अगर हेड लीज और सब लीज का टर्म सेम है और एग्जम्पशन नहीं लिया आपने, तो B विल ट्रीट इट एज अ फाइनेंस लीज, ओके। इफ सब लीज इज ऑपरेटिंग लीज, तो फिर काम बहुत इजी है। जो भी लीज रेंटल आएगा आप उसको इनकम ट्रीट करोगे एंड कंटिन्यू द अकाउंटिंग ऑफ हेड लीज एज इट इज। हेड लीज की अकाउंटिंग बदलेगी नहीं किसी की बुक में भी, और जो रेंट मिल रहा है बी विल ट्रीट इट एज इनकम, P&L अकाउंट में डालो, किस्सा खत्म। बट इफ सब लीज इज फाइनेंस लीज, OMG, ओ माई गॉड, सब लीज अगर फाइनेंस लीज है तो हेड लीज में क्या हो रहा था, लेसी वॉज कॉलिंग इट एज ROU एसेट, लेकिन वो एसेट उसने आगे किसी और को दे दिया और बदले में उससे लीज रेंटल मिलेगा जिसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम बोलते हैं लीज रिसीवेबल। तो आपकी बुक में लीज रिसीवेबल आएगा और ROU एसेट जाएगा, क्योंकि वो एसेट तो आप यूज कर ही नहीं रहे हो, बदले में आपने उसको किसी और को दे दिया, अब उससे आपको रेंट मिल रहा है और आप फाइनेंस लीज ट्रीट कर रहे हो, तो आपकी बुक में लीज रिसीवेबल विल बी डेबिटेड एंड ROU एसेट विल बी क्रेडिटेड। फिर लीज रिसीवेबल पे आपको फाइनेंस इनकम मिलेगा, तो आप फाइनेंस इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। इज इट राइट? तो एंट्री होगी लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ROU एसेट, ओके। और जो फाइनेंस इनकम मिलेगा उसको भी आपकी बुक में फाइनेंस इनकम दिखानी है। और जो आप अपने ओरिजिनल लेसर को, ए को जो लीज रेंटल पे कर रहे हो, उसका फाइनेंस एक्सपेंस भी आपको दिखाना है। लेकिन अब आप डिप्रीशिएशन नहीं कंप्यूट करोगे, क्योंकि ROU एसेट आपकी बुक से हट गया है। यहां तक समझ में आ गया? अब हम चलते हैं सेल एंड लीज बैक की ओर। तो आपने क्या किया, एक बड़ी सी कार है आपके पास, सपोज, बहुत प्यार है इस कार से, इस कार के बिना रह नहीं सकते, लेकिन पैसे नहीं है। जीवन में और भी बाकी काम धंधे, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं है, सिर्फ कार है। तो क्या करेंगे? कार बेच देंगे। नहीं, आपको कार रखना भी है, कार चाहिए, बहुत प्यार है, तो हमने क्या किया, कार बेच दिया, तो कैश जनरेट हो गया और कार भी चाहिए, तो उसी कार को वापस हमने लीज पे ले लिया, सेल किया तो पैसे आ गए और कार भी वापस आ गई। दैट इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। तो कंपनीज क्या करती है, जिनके पास एसेट्स तो होते हैं लेकिन कैश खत्म हो जाता है बिजनेस में, तो क्या करें, कैश भी चाहिए और एसेट भी चाहिए, तो एसेट को आप पहले बेच दो तो कैश जनरेट हो गया। सामने वाली जो पार्टी, जो बायर होती है, कई बार वो सोचती कि
ये एसेट वैसे भी मुझे किसी को रेंट पे देना ही है, तो क्यों नहीं तुम ही ले लो इसको, वाई डोंट यू ओनली टेक इट एज अ एसेट ऑन रेंट। तो दोनों का काम इजी हो गया, आपके पास कार भी आ गए, पैसे भी आ गए, सामने वालों को इमीडिएटली लगे हाथ एक ग्राहक भी मिल गया रेंट पे देने के लिए। इज इट राइट? अब सेल एंड लीज बैक का मिसयूज ना हो, सेल एंड लीज बैक अकाउंटिंग का मिसयूज ना, क्योंकि ये जो सेल एंड लीज बैक है इसके द्वारा आप बुक्स ऑफ अकाउंट को बहुत मैन्युपुलेट कर सकते हो। इज इट राइट? अब ये सपोज ये सेलर है, इसको अपनी बुक में प्रॉफिट दिखाना है, तो क्या करेगा, 10 लाख की कार है उसको 30 लाख में बेच देगा और बाद में उसको ले लेगा रेंट पे, और ये 30 लाख रुपए वो धीरे धीरे वो क्या करेगा, उसको लीज रेंटल के नाम पे लौटा देगा। तो 20 लाख की प्रॉफिट तो आज बुक हो गई है कि नहीं? 20 लाख की प्रॉफिट लगे हाथ बुक हो गई ना आपके, और ये सामने वाले को कोई नुकसान नहीं है, उसको 30 लाख आप क्या कर रहे हो, रेंटल के नाम पे वापस कर दोगे विथ इंटरेस्ट ऑल्सो, विथ इंटरेस्ट ऑल्सो, लेकिन आपकी आज प्रॉफिट बुक होगी। इंडिया में ना ये लोगों ने ये बुद्धि बहुत लगाई है, खासकर जब आपको अपनी कंपनी को लिस्टिंग करानी है, अब ये सब बुक में नहीं लिखा रहता है, लिस्टिंग करानी है तो 3-4 साल पहले से ये सब कार्यक्रम करना है, आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है? आपके प्रोस्पेक्टस में लास्ट 3-4 साल का प्रॉफिट दिखाना होता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे उतना तुम्हारी को वैल्यूएशन ज्यादा मिलेगी। यही सब कांड करने हैं फिर आपको। अपने ही एसेट को बेचो, एसेट अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, सब पेपर वर्क सिर्फ करना है आपको, सिर्फ ये पेपर वर्क है, ये पेपर वर्क सुधारो, बुक में आराम से प्रॉफिट भर भर के दिखा सकते हैं आप, राइट? और उससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, पैसा लो, उसके बाद जो नए इन्वेस्टर आएंगे वो जाने उनका काम, जाने उनकी तकदीर, तुम तो प्रमोटर हो, अपना ऑफलोड करके निकल लेना, ठीक है? ऑफर फॉर सेल में अपने सारे शेयर दे देना, पैसे मिलेंगे, और जो नए इन्वेस्टर हो बेचारे मारे जाएंगे। तो ये सब कांड होते थे पहले, तो उन्होंने सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग में बहुत चेंज लाया। नाउ यू विल सी कि काफी हद तक आप बुक्स को मैनिपुलेट ना कर पाएंगे। अगर आपको उसका बैकग्राउंड पता होगा तो अकाउंटिंग समझ में आएगा, ना तो आप सोचेंगे अरे क्या चल रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनी ने फ्रॉड किया है सेल एंड लीज बैक के ट्रांजेक्शन्स के द्वारा, और इतना प्रॉफिट बुक्स में बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि जो कंपनी की वैल्यू 4 आना नहीं यानी 25 पैसे नहीं होनी चाहिए थी, वो 5 रुपए हो गई। 25 पैसे की कंपनी को 5 रुपए तक ले जाते हैं, ऐसे आपस में ये सब करके। तो लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल डिस्कशन ऑन सेल एंड लीज बैक। It means an entity sells an asset and then takes it on lease again. Entity who is selling is called seller lessee. Entity which is buying is called, अरे इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, buyer lessor, उसको हम बोलेंगे buyer lessor. Seller will become lessee, buyer will become lessor. अब यहां पर देखिए, ये जो सेल किया हमने, does it meet the definition of sale as per Ind AS 115? पहले चेक करना है आपको। There are 2 answers, yes and no. If it does not meet the definition of sale, if it does not qualify for revenue recognition under Ind AS 115, then it will be just treated as a financing arrangement. तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी? उस केस में ये जो सेलर है इसकी बुक में एंट्री सिंपली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और ये जो बायर है इसकी बुक में एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एसेट इनकी बुक में ही रहेगा, एसेट इनकी बुक में रहेगा। समझ में आया? क्योंकि आपने एसेट को डीरिकॉग्नाइज ही नहीं किया, डेप्रिसिएशन भी सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। इफ इट डज नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन अंडर 115। हमारी इंस्टीट्यूट ये वाला क्वेश्चन नहीं देती एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन देती है? इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ सेल, क्योंकि झंझट वही है। प्रॉफिट बुक तब होगा ना जब आप उसको सेल दिखाओगे, लोन दिखाओगे तो उल्टा आपकी कंपनी की वैल्यू घट जाएगी। लोग सोचेंगे अरे डेट इक्विटी इतना ज्यादा है, भग नहीं लेना।
तो सेल दिखाते हैं वो, या कुछ भी करके उस सेल के कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे एंड दे विल शो दिस ट्रांजेक्शन एज सेल। देन फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड। उसकी धीरे धीरे मैं आपको लॉजिक भी समझा देता हूं। अब यहां पर कुछ नंबर अगर मैं समझूंगा तो अच्छा रहेगा। एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एसेट की कैरिंग अमाउंट 10 लाख, एक उसकी फेयर वैल्यू दी है 18 लाख, और एक उसकी सेल वैल्यू दी है 20 लाख। ये तो वैसे ही यहां पे फर्जी दिख रहा है आपको। फेयर वैल्यू से ज्यादा पे सेल किया आपने, तो इंस्टीट्यूट का कहना है, स्टैंडर्ड सेटर का कहना है, ये जो 2 लाख रुपए तुम एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, दैट इज नथिंग बट जस्ट ट्रीट इट एज अ लोन, जस्ट ट्रीट इट एज अ लोन। क्योंकि एसेट की मार्केट वैल्यू 18 लाख है, कोई तुम्हें 20 लाख क्यों देगा? कोई तुम्हें 20 लाख क्यों देगा? सीधी बात है। तो ये जो ऊपर का 2 लाख रुपए है ना, इसको आपको लोन ही ट्रीट करना है। अगर फेयर वैल्यू से ज्यादा पे सेल हुई तो उसको लोन ट्रीट करना है। तो जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन होगा, यहां पे इसको लोन कर दो, लोन लायबिलिटी। मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बुक में, टू लोन लायबिलिटी, ये आपका लोन होगा। फेयर वैल्यू से ऊपर का अमाउंट यहां पे मैंने लिखा हुआ है फॉर एडिशनल सेल प्राइस रियलाइज्ड ओवर फेयर वैल्यू, दैट इज सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू। इसको इंस्टीट्यूट कहती है भैया ये सेल तो है ही नहीं, ये तो फर्जी है, एक तरह से लोन ही है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट टू एसेट अकाउंट बुक वैल्यू। तो बैंक अकाउंट कितना हो गया हमारा, यहां पर ये 2 लाख की एंट्री होगी, यहां पर 18 लाख की एंट्री होगी, एसेट की कैरिंग अमाउंट 10 है, तो बाकी 8 चला गया P&L अकाउंट में। ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ समझना है। तो ये तो आपने बहुत 8 लाख का प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन अब उसी एसेट को आपने वापस भी ले लिया, उसी एसेट को आपने वापस भी ले लिया, उसी एसेट में अब आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ है। इज इट राइट? तो यहां पर अब इंस्टीट्यूट ने कहा एक और एंट्री पास करेंगे, ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, ROU एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। यानी आपको देखना है कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। सामने वाले को आपने एसेट बेचा, इसको एसेट बेच दिया इस महिला को, और उसने आपको 20 लाख रुपए दिए, तो बदले में उसको आपको वापस भी तो करना पड़ेगा। तो दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम आपको इतना इतना अमाउंट हर साल पे करेंगे, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले जो अमाउंट पे करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी अमाउंट पे करना है, मान लो आपको 3-3 लाख रुपए पे करने हैं, ठीक है, 3-3 लाख रुपए आपको 10 बार पे करने हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो सपोज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ रहा है, मान लो 17 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है, लेकिन 17 में से 2 इधर ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर लिया, तो 2 कर देंगे, तो बाकी जो 15 है दैट यू आर पेइंग टुवर्ड्स लीज लायबिलिटी। 2 लाख आप पे कर रहे हैं टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, 2 लाख आप पे कर रहे हैं टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन, और बाकी 15 यू आर पेइंग टुवर्ड्स लीज लायबिलिटी। तो स्टूडेंट पूछेगा कि क्या हम 15 की यहां पे एंट्री कर दें? द आंसर इज नो, 15 की एंट्री नहीं करेंगे। आपने एसेट सेल किया, उसको ले लिया, तो यहां पर ये 15 की एंट्री नहीं करेंगे। न तो आपकी बुक में 10 का एसेट अब 15 में दिखने लग जाएगा, जो 10 का एसेट था 15 में दिखने लग जाएगा, तो गड़बड़ हो गया। तो ये ROU एसेट यहां पे 15 का रिकॉर्ड नहीं होगा, कम का होगा। क्यों कम का होगा, जरा समझना। एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? एसेट की फेयर वैल्यू 18 लाख है,
एसेट की फेयर वैल्यू 18 लाख है और उसका जो लीज लायबिलिटी वाला अमाउंट आया वो आया 15 लाख। तो 18 लाख का एसेट आपने बेचा, आपको 18 लाख मिले और बदले में अब आपको 15 लाख वापस करनी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अब आप एक काम करो, कैरिंग अमाउंट को भी प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज करो। जब तुम 18 का 15 यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो कैरिंग अमाउंट जो 10 है उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आप रिकॉग्नाइज करोगे, उसका आप प्रोपोर्शनेट अमाउंट रिकॉग्नाइज करोगे। तो 10 लाख का यहाँ प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना होगा? 10 लाख इंटू 15 डिवाइड बाई 18। हाँ जी, 8.33। Then you are going to recognize ROU asset as only 8.33, not the full amount। तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ROU asset will be लीज लायबिलिटी जो मैंने यहाँ पर लिखा है 15 इंटू बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट जो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 डिवाइड बाई फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट 18। तो आप उसमें अपना प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ही रखेंगे। यू विल कीप प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इन द ROU एसेट। पूरा नहीं दिखाएंगे, पूरा दिखाने से 10 का एसेट अब 15 में दिखने लग जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा बुक हो जाएगा। तो मैं एक बार वापस चलता हूं, तो मैं 15 नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा। ROU एसेट मैंने कितना कैलकुलेट किया था एक बार बताओ? ROU एसेट मैंने कितना कैलकुलेट किया था? 8.33। 8.33 करेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर बीच में P&L अकाउंट में जाएगा। तो भाई साहब बताना कितना है? 15 माइनस 8.33 6.67 आया क्या? 6.67 आएगा। तो यहाँ पे P&L अकाउंट डेबिट हुआ 6.67 और यहाँ पे P&L अकाउंट क्रेडिट हुआ था 8। तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज हुआ? प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज हुआ बोलो? 8 क्रेडिट किया और 6.67 डेबिट किया, तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कितना हुआ? 1.67। तो आपको सिर्फ 1.67 का ही आप प्रॉफिट दिखा पाओगे, 1.67 का ही, पूरा 8 का प्रॉफिट नहीं दिखा पाओगे। तो सेल एंड लीजबैक के पीछे ये एंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताई, इसका यही कारण है कि कंपनीज अपने बुक्स में प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर रही है, अब नहीं कर पाती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एंट्री आपने वो जो एसेट वापस लिया है उसको हम प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज करेंगे, पूरा नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। ये न तो ये सेल ट्रांजैक्शन है पूरा, न लोन ट्रांजैक्शन है, ये दोनों का मिक्स है, हाइब्रिड है, इसलिए हमने एसेट को प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज किया। तो ये हमने बता दिया। द प्रॉफिट और लॉस नेट अमाउंट जो है वो P&L अकाउंट में चला जाएगा। आप चाहो तो इन एंट्रीज को मिक्स करके एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हैं। इज इट राइट? इन तीनों एंट्री की जगह एक एंट्री पास करो और जो बैलेंसिंग फिगर होगा दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल एंड लीजबैक। तो ये उसका डायग्राम भी यहाँ पे बना हुआ है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है ट्रांजिशनल प्रोविजन, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन ऑफ इंड AS 116। अगर कोई कंपनी पहली बार इंड AS 116 अप्लाई कर रही है, इसके पहले एक स्टैंडर्ड हुआ करता था इंड AS 17, उसको स्क्रैप करके उन्होंने 116 लाया है। लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग चेंज हुई है, कीप इन माइंड। लेसर की बुक में मैंने कहा ना अकाउंटिंग लगभग अभी भी सेम है, तो स्टैंडर्ड ने कहा लेसर की बुक में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर लेसर पहले इंड AS 17 फॉलो कर रहा था, अभी 116 फॉलो कर रहा है, तो जो भी उसकी बुक में लीज्ड एसेट हैं, लीज रिसीवेबल हैं, वो वैसे ही कि वैसे कंटिन्यू करना है आपको कुछ चेंज नहीं करना है। वन टाइम रिलैक्सेशन। लेकिन लेसी की बुक में एंट्री चेंज होगी, क्योंकि पहले इंड AS 17 में लेसी की बुक में ऑपरेटिंग लीज हुआ करता था, फाइनेंस लीज हुआ करता था। अब इस स्टैंडर्ड में ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इज इट राइट? तो उन्होंने क्या कहा, पहले देखो आपने क्या किया, पहले ऑपरेटिंग लीज था या फाइनेंस लीज था। अगर पहले ऑपरेटिंग लीज था
तो यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग बहुत चेंज होगी, क्योंकि पहले आपकी बुक में एसेट होता ही नहीं था। ऑपरेटिंग लीज में लेसी की बुक में एसेट नहीं आता है। छोटे मोटे लीज के लिए कौन अपनी बुक में एसेट लाता है? फाइनेंस लीज में एसेट होते थे लेसी की बुक में। फाइनेंस लीज में एसेट वुड बी इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो स्टैंडर्ड कहता है जब आप पहली बार 116 अप्लाई करोगे, जो फाइनेंस लीज में एसेट की वैल्यू थी अंडर ओल्ड स्टैंडर्ड, दैट विल बी डीम्ड टू बी ROU एसेट। ओल्ड स्टैंडर्ड में भी फाइनेंस लीज में एसेट कैपिटलाइज लेसी की बुक में होता था। उसने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बुक वैल्यू है वही कंटिन्यू करो, और जो लायबिलिटी है वही कंटिन्यू करो। तो फाइनेंस लीज में भी कोई झंझट नहीं है, लेसर की बुक में भी झंझट नहीं है, लेसी की बुक में अगर पुराने अकाउंटिंग में वो लीज जो है फाइनेंस लीज क्लासीफाई था उसमें भी झंझट नहीं है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि आपको ट्रांजिशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन अगर लेसी की बुक्स में इंड AS 17 में आपने उसको ऑपरेटिंग लीज ट्रीट किया था, तो फिर भैया आपको ट्रांजिशनल प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आपका काम इजी हो जाए, आपका काम इजी हो जाए, इसलिए उन्होंने आपको 3 चॉइसेस दी हैं। इसलिए उन्होंने आपको कितनी चॉइसेस दी हैं? 3 चॉइसेस दी हैं। इसका नाम है फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड एंड प्रोस्पेक्टिव मेथड। फुल रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है जिस दिन कमेंसमेंट ऑफ लीज था वहां जाइए और वहां फिर से आप लीज लायबिलिटी और ROU एसेट कैलकुलेट कीजिए, और उसकी अकाउंटिंग करते 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 आप डेट ऑफ ट्रांजिशन तक लेकर आइए। अपनी बुक्स में एक लायबिलिटी और एक एसेट क्रिएट कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो यहां पर आपको लीज लायबिलिटी निकालनी होगी कमेंसमेंट डेट पर, बैक डेटेड। उसके लिए आपको इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट यूज करना होगा। कौन सा? उस दिन का। मान लो 5 साल पहले आपने एसेट लीज पे लिया है, तो 5 साल पहले इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता वो विजुअलाइज करना है, वो पता करना है, उससे कैलकुलेट करना है, और उसी भाव पे आपको राइट ऑफ यूज एसेट एंड लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये थोड़ा मुश्किल काम है कि 5 साल 10 साल पहले इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता। कर सकते हैं तो करो। अगर आप फुल रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। फुल रिट्रोस्पेक्टिव मेथड में 2 बैलेंस शीट तो बनती ही है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। उसके अलावा आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस कंपैरेटिव पीरियड भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा कब करना है? जब आप फुल रिट्रोस्पेक्टिव मेथड फॉलो करते हैं, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में आप एडजस्ट कर देना। यानी आप एंट्री क्या पास करोगे? ROU एसेट को लाओगे, टू लीज लायबिलिटी लाओगे, और ये दोनों फिगर में जो डिफरेंस होगा वो रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट होगा। तो दिखने में सिंपल है, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। दूसरा है सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड। सेमी प्रोस्पेक्टिव मेथड का मतलब है कि कैलकुलेट द लीज लायबिलिटी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर यूजिंग इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो यहां पर इसने कहा कि लीज लायबिलिटी को रिट्रोस्पेक्टिव मत करो, लीज लायबिलिटी को हम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो लीज लायबिलिटी प्रोस्पेक्टिवली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड ROU एसेट जो है रेट्रोस्पेक्टिव कंप्यूट कर रहे हैं यूजिंग सेम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, जो यहां पर आपने रेट यूज किया। इससे मगजमारी करने से तो अच्छा है फिर फुल रेट्रोस्पेक्टिव ही कर लो, ओके। बट उसमें आपको एडिशनल बैलेंस शीट बनानी पड़ जाएगी। तो लायबिलिटी को आप प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दो यूजिंग द करंट इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, और वही रेट यूज करके कंप्यूट ROU एसेट वैल्यू फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और जो डिफरेंस आएगा उसको रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करेंगे। सबसे बढ़िया मुझे ये लगता है प्रोस्पेक्टिव।
एसेट और लीज लायबिलिटी दोनों को ही प्रोस्पेक्टिव ट्रीट करना है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। ट्रांजिशनल प्रोविजन जिस साल से लगेगा उस साल के फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आओ और ROU एसेट और लीज लायबिलिटी को कैलकुलेट करो, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि आप दोनों को ही प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हो। तो जो लीज लायबिलिटी होगी उतना ही आपको ROU एसेट भी दिखाना है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होगी ROU एसेट टू लीज लायबिलिटी, सेम फिगर, दोनों, डिफरेंस नहीं आएगा। कंपैरेटिव विल नॉट बी अल्टर्ड, और यहां पर आपको एडिशनल बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है। एडिशनल बैलेंस शीट का आपको प्रॉब्लम आएगा जब आप फुल रेट्रोस्पेक्टिव मेथड अप्लाई करना चाहते हो। तो दिस इज अबाउट ट्रांजिशनल प्रोविजन। इसके ऊपर आपके स्टडी मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है लास्ट में एकदम, आज उसको एक बार फटाफट देख लेना और ये एंट्री हम करते हैं। सो दिस इज अबाउट इंड AS 116। एक होमवर्क में आपको डिस्क्लोजर्स एक बार देख लेने हैं, राइट। तो नाउ विल टेक अ ब्रेक। Are you feeling overstressed by your CA syllabus? Get the best CA revision lectures by top CA leaders, specially designed to boost your confidence and knowledge. And the best part of the lecture is that they are available at super affordable prices and available at any time, anywhere. So hurry up and place your order from our website kino.in. It is a perfect solution for your last minute revision.